1999 में जब कारगिल हुआ था, वी वर रेडी टू गो। हमें तैयार कर रखा था कि अगर एस्केलेट होगा तो हमें जाना है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि गोली की आवाज़ सुन सकते हो लेकिन दिख नहीं रहा है आपको, तो यू डोंट नो कि आपको कहाँ से आएगी, क्या आएगी गोली। और वहाँ पे अगर बाई चांस हेलीकॉप्टर रुक गया है और डबल हो जाता है, बिकॉज आपको हेलीकॉप्टर को भी वो देखना है, उसको भी सिक्योरिटी ज़रूरी है, प्लस आदमियों की भी सिक्योरिटी ज़रूरी है। यहाँ पे तो दोस्तों को बड़ी बोलते हैं, वहाँ पे हम बड़ी सिस्टम में काम करते हैं। जैसे मेरे साथ एक बंदा रहेगा, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है वो बडी उसको सॉल्व करेगा। इज इट लाइक अ सपोर्टिंग हैंड? इट इज सपोर्टिंग। वाह। अभी तक कोई रिजेक्शंस फेस करी हैं आपने? मानोगे नहीं, 1500 से ऊपर रिजेक्शन हुआ। कितने? 1500 से, मोर देन 1500 टू 2000। 12 घंटे में लाइन में खड़े होकर ऑडिशन दिए। आई हैव स्टूड देयर इन लाइन फॉर 12 आवर्स, बिकॉज वंस यू डिसाइडेड टू स्टार्ट, देन तो जब तक फिनिश लाइन नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, बीच में छोड़ ही नहीं सकते। इट इज़ 100% और 0, 99.99 भी कुछ नहीं होता। When you're standing in front of that enemy and your boys are there, 10, 15, 20, 100 boys are there, जिनकी लाइफ भी आपके हाथ में है ना, बिकॉज वो भी आपके कहने पे ही आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो कौन ऐसे, मैं किसी को बोलूँगा चढ़ जाए इसके पास, मार जाके नहीं मारेगा ना। वो छोटी सी गलती करो एंड यू आर पनिश्ड सो मच दैट यू रिमेंबर कि यार ये गलती नहीं करनी। ऑर्डर है तो ऑर्डर है। To touch the sky, you must be healthy enough to fly. I believe in my potential, and anyone who believes in themselves can achieve their dreams. Age is just a number. ये कहना है हमारे आज के गेस्ट का, जो है एक extraordinary personality, एक ex आर्मी ऑफिसर नितिन मेहता। ये आर्मी के डिसिप्लिन जीवन से मॉडलिंग और एक्टिंग की ग्लैमरस दुनिया तक का सफर तय कर चुके हैं। 21 साल तक आर्मी में सेवा देने के बाद 2016 में इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपने करियर को एक नई दिशा दी। 44 साल की उम्र में जब अक्सर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तब नितिन सर ने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। लैक्मे फैशन वीक के रैम्प से लेकर अखंडा और अडंग मारू जैसे ब्लॉकबस्टर साउथ इंडियन फिल्म्स तक उन्होंने हर मंच पर अपनी अलग छाप छोड़ी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिलहाल सॉन्ग में और दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन जी के साथ टॉप कमर्शियल्स में भी काम किया है। इस एपिसोड में हमने उनसे बात की, उनके आर्मी से ग्लैमरस इंडस्ट्री तक के ट्रांजिशन की, उनके स्ट्रगल्स, रिजेक्शंस और उनकी फिटनेस रूटीन के बारे में भी हमने आज के पॉडकास्ट में बात की। साथ ही उन्होंने अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और बॉलीवुड डेब्यू के बारे में भी हमें काफी सारी हिंट्स दी। तो अगर आप एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी सुनना चाहते हैं जो ये साबित करती है कि एज इज जस्ट अ नंबर और पैशन के साथ कोई भी सपना पूरा हो सकता है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट लेके आते रहने के लिए। Hi sir, welcome to the Misfit Humans podcast. Thank you so much. And thank you so much that you have served the nation for 20 years and you're still serving to people in a different manner, entertaining them and giving them lots and lots of content so that they can enjoy. So, फौज और एंटरटेनमेंट, ये दो अलग अलग दुनिया है, राइट? कहाँ फौज में काम करते 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 पोस्ट रिटायरमेंट आप एक अलग ही दुनिया में आ गए। ये ट्रांजिशन हुआ कैसे? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फौज में कैसे गए आप? क्या ड्रीम था, क्या विजन था? डिड यू ऑलवेज वांटेड टू गो इनटू द आर्म्ड फोर्सेस एंड वर्क फॉर द नेशन एंड सर्व फॉर द नेशन, और देयर वाज अनदर विजन बिहाइंड दैट? ध्रुव, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी है। एंड मेरा ये मानना है कि एवरीबडी सर्विंग इन देयर ओन वे, राइट? मैं जिस तरह, मेरे को आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव दैट यूनिफॉर्म, दैट्स द ओनली डिफरेंस। यू आर सर्विंग इन योर ओन वे। हम सब अपना अपना जो काम कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं से इस देश के लिए ही कर रहे हैं जी। कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट फौज में कब घुसा, कैसे घुसा, आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन आर्मी। माई फादर इज़ एन आर्मी ऑफिसर। ओके। तो मैं पैदा ही आर्मी हॉस्पिटल में हुआ हूँ, इनफैक्ट एयरफोर्स हॉस्पिटल गोरखपुर। माई फादर वॉज पोस्टेड इन फील्ड
मेरी मदर वहाँ पे थी क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर वहाँ रहते थे गोरखपुर में, तो शी वाज बैक एंड आई वाज बॉर्न इन एयरफोर्स हॉस्पिटल। तो जब फादर फौज में हो और पैदाइश भी फौजी हॉस्पिटल में हो तो और कोई कुछ और दिखता ही नहीं है ना जाने के लिए। पैदा होते ही सिर्फ यूनिफॉर्म देखी, तो शुरू से ही था मेरे को कि फ़ौज में ही जाना है। आई हैव सीन माई फादर एंड ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री विद हिम, सब जगह घूमा उनके साथ। तो वो प्लान था कि 12th के बाद तो एनडीए जाना ही जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में घुसना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कुछ ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास और रखा ही नहीं था। बट उसमें भी हुआ कि उसमें भी मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में मौका नहीं मिला जाने का। ओके। एनडीए का एग्ज़ाम दिया, मैं क्लियर ही नहीं कर पाया, रिटन टेस्ट ही नहीं कर पाया क्लियर। और जबकि मेरे कुछ दोस्त थे वो उन्होंने क्लियर किया और चले गए, जिनको इतना स्टॉन्चली नहीं जाना था। वंस दे क्लियर्ड इट एंड उनका भी मन बन गया कि यार अभी तो हम भी एनडीए में जाते हैं। तो अच्छा है, मेरे वजह से कुछ और लोग भी मोटिवेट होकर चले गए और मेरे को फिर एक और चांस मिला एंड फाइनली आई जॉइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड एक्चुअली उस टाइम पे दैट वाज 1990। उस टाइम पे चॉइसेस भी बहुत कम होती थी हमारे पास। एक था इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बस यही दो होते थे। बाकी तो तीसरा बहुत मुश्किल से ही सोचने को मिलता था। सब सीए एंड ऑल, ये तो बहुत ही मुश्किल काम होता था एंड कभी सोचा भी नहीं था कि ये लाइन भी होगी कहीं। तो बचपन से मैंने फ़ौज में देख देख के सिर्फ एक ही एम था कि फ़ौज में ही जाना है। एंड फाइनली आई वॉज एबल टू गेट इनटू नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फिर वहाँ से ट्रेनिंग करके 1 साल IMA ट्रेनिंग हुई। उसके बाद फिर फाइनली आई बिकेम एन ऑफिसर एंड दैट वाज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। जब यूनिफॉर्म पहनते हो और आपके पेरेंट्स आपके पिप्स लगाते हैं निकल के और आप तनख्वाह लेने स्टार्ट करते हो, तो आई स्टिल रिमेंबर लॉन्ग बैक माई पेरेंट्स हैड कम फॉर माई पासिंग आउट परेड एंड पासिंग आउट के दिन मेरे को बुखार था 102। लेकिन अगर रिपोर्ट चेक करोगे कहीं होगे तो फिर वो जो मज़ा है ना जो परेड करने का, वो मिस आउट हो जाएगा। तो वो बुखार में परेड किया, वापस जाके पिप्स लगाए और उसके बाद जाके मैं 2 दिन तक सोया दवाई खा के कि यार अब हो गया, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस एनी चांस। वो वाला चांस भी बहुत ही अच्छा होता है। हम निकलते हैं, अंतिम पद लिया और उसके बाद ओथ ली एंड उससे पहले, ओथ से पहले, अंतिम पद के बाद और ओथ से पहले पेरेंट्स आते हैं और आपके पिप्स लगाते हैं यहाँ पे जो रैंक्स होते हैं जो। तो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। जब एक सपना होता है ना इंसान का, बहुत समय से उसने सोचा हुआ होता है कि ये मुझे हासिल करना है, और जब वो दिन आता है ना, तो हारा हो, बीमार हो, कुछ भी हो, जो वो एंथू होता है ना उस टाइम पे, जो फीलिंग होती है उस टाइम पे, आदमी को कुछ फील नहीं हो रहा होता, उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही होती है, आई हैव डन इट, आई एम प्राउड, आई फील गुड, और वो खड़ा होता है नो मैटर वॉट। बट कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है, जो आर्मी फैमिलीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को फोर्स भी किया जाता है कि यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू सर्व द नेशन, यू हैव टू डू इट, और तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तुझे डॉक्टरी करनी है ना इंजीनियरिंग करनी है, तुझे फ़ौज में ही भर्ती होना है। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता होगा पक्का, बिकॉज हर टाइप के लोग हैं ज़िंदगी में, दुनिया में। नहीं, यू हैव बीन इन द कम्युनिटी, राइट? मेरे पास नहीं, ऐसा होंगे, पक्का होंगे, बिकॉज कभी देखा नहीं। लेकिन जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, आई हैव ऑलवेज सीन के जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे, देयर पेरेंट्स वर वेरी ओपन, जो करना है करो। इनफैक्ट जब मैं पहली बार पास नहीं हुआ था एनडीए का एग्ज़ाम, मेरे फादर ने मेरे को कहीं नागपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ पे एडमिशन करवा दिया ज़बरदस्ती। और मैं बोलते रहा कि नहीं भाई, मेरे को फौज ही जानी है। बट ही वॉज एडमेंट कि नहीं, अभी तूने के पास तो हुआ नहीं है, तू जा इंजीनियरिंग कर, और कोई अभी वेस्ट मत कर टाइम अपना। सो यू डिड योर इंजीनियरिंग? नो, मैं सेकेंड अटैम्प्ट दिया, पास हुआ, वहाँ छोड़ के वापस आया, एनडीए जाना है भाई। बिल्कुल वो बोल रहे थे मेरे को कि इंजीनियरिंग कर ले, उसके बाद भी जा सकता है तू फौज में। मेरा नहीं, मैंने एनडीए ही जाना है। बट ही वांटेड कि अभी यार 6 महीने वेस्ट करेगा, सेकेंड टाइम भी क्या भरोसा ना हो, फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाए। तो इनफैक्ट ही उल्टा हुआ मेरे साथ तो। और जो मेरे जो फ्रेंड्स हुए थे, दे वर ऑल्सो प्लानिंग समथिंग एल्स, बट दे गॉट सेलेक्टेड एंड सो दे पेरेंट्स वर ऑल्सो ओके, यार तुम हो गए सेलेक्ट तो जाओ। तो जनरली मैंने ऐसे ही देखा है कि बहुत कम होंगे, आई डोंट नो, आई हैव नेवर मेट समबडी के जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि ये करो ये करो। अगर इनफैक्ट अगर वो कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि वो बच्चा कभी खुश रहेगा, क्योंकि वो अपने मन मर्जी से
जो काम करते हो ना तो अलग ही फीलिंग आती है. बट मेरे सर्कल में जो मैं जिन लोगों से मैं मिला हूँ और जो मेरे आसपास फ्रेंड सर्कल थे, आई हैव नेवर सीन एनीवन जो किसी को फोर्स किया गया हो कि आप यही करो और यही, इसके सिवाय कुछ नहीं है. फौज में भर्ती हुए, आपने कहा इंजीनियरिंग छोड़ के गए थे, राइट? बट आपने ये भी बताया कि आप एक इंजीनियर ही थे फौज में भी. हाउ डिड दैट हैपन? आई वांटेड टू जॉइन जो एयर डिफेंस होता है ओके. आर्मी में, तो लेकिन किसी कारणवश वो मैंने ऑप्ट किया नहीं, लास्ट मोमेंट पे ऑप्ट किया नहीं. तो मेरे पास कोई ऑप्शन और था नहीं. तो फादर मेरे ईएमई में थे, जो टेक्निकल साइड होती है. ही इज़ ऑल्सो इंजीनियर. सो मैंने उनसे पूछा क्या करूँ फिर मैं अभी, और मैं क्या करूँ. बोला ईएमई भर दे. मैं ठीक ईएमई भर देता हूँ. बस ऐसे ही मैंने भर दी कि बिकॉज वो मेरे को जो एयर डिफेंस थी वो मिल नहीं रही थी. वो मेरिट के हिसाब से होता है और हर ब्लॉक में इतने लोग होते हैं, ऐसे कैलकुलेशंस होती हैं उसमें. तो मेरे को डाउट था कि यार मेरे को अगर मैं भरूंगा तो ये मिलेगी नहीं मेरे को, फिर कुछ और भी मिल जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा, समझ नहीं आ रहा था मेरे को. तो लास्ट मिनट पे बोला यार ईएमई भर दे. मैं ठीक ईएमई भर देता हूँ. आंख बंद करके मैंने ईएमई भर दी. दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ओके. वंस यू फिल दैट, वंस यू गेट दैट, उसके बाद आपको फिर बीटेक करवाई जाती है आर्मी के अंदर रह के. ओके. सो क्योंकि आप टेक्निकल आर्म में आ गए हो, फर्स्ट यू सर्व, आप देखते हो सब कुछ करते हो, फिर बीच में एक 3 इयर्स के लिए आपको बीटेक डिग्री करवाई जाती है. बिकॉज यू ऑलरेडी बीएससी. एनडीए में मेरे को बीएससी ऑलरेडी में था. तो जब हम बीएससी ऑलरेडी होते हैं तो बीटेक जो है वो 4 इयर्स की जगह पे 3 इयर्स का कोर्स होता है. बट दैट वी डू इन यूनिफॉर्म. हम ऑलरेडी यूनिफॉर्म में होते हैं एंड हमारा अलग से कॉलेज है. ओके. जैसे मैंने की थी सिकंदराबाद में, हमारा MCME है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हैदराबाद सिकंदराबाद में. सिकंदराबाद, हाँ हैदराबाद, राइट? वही सिकंदराबाद हैदराबाद और ट्विन सिटीज़. Yes. सो वहाँ पे है. तो वहाँ पे हमें वी स्टे देयर एंड कंप्लीट आवर डिग्री एंड देन अगेन वी गो बैक टू द यूनिट्स. बट वी आर स्टिल इन यूनिफॉर्म एंड सारे कुछ ताम झाम सब कुछ वही होता है. और क्या ताम झाम होते हैं, क्या रूटीन होता है एक फौजी का जो कि बीटेक कर रहा है, एजुकेशन भी साथ में ले रहा है, और ही इज़ अ ऑफिसर, राइट? बट ही इज़ टेकिंग हिज एजुकेशन एट द सेम टाइम. व्हाट इज़ द रूटीन लाइक? क्या पूरे दिन पढ़ाई होती है या फिर ट्रेनिंग भी होती है, फटीक भी होती है, सारी चीज़ें? सब कुछ है. यू हैव टू रन योर 5 किलोमीटर रन ऑल्सो विद पिट्ठू. वो भी है. पूरी गेम्स होंगी, इंटर जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके बीच में वो गेम्स होंगी. रूटीन वही रहता है जो आर्मी में होता है. आपका पीटी है, आपका गेम्स है, आपका फिजिकल टेस्ट हैं, सब कुछ है. आपको पूरा टेस्ट वे सब पास करने पड़ते हैं वहाँ पे कोई छूट नहीं मिलती. तो दिन के टाइम आप क्लासेस करो, डे टाइम में जब होता है वही 8:30 to 2 o'clock, उसके पहले और उसके बाद में वो आर्मी रूटीन फॉलो होता है. शाम को गेम्स होंगे, शाम को आपस में मैचेस हो रहे होंगे, डिफरेंट कोर्सेज के बीच में कॉम्पिटिशन्स चलते रहेंगे. मॉर्निंग में आपकी बीपीटी रन चल रही है, क्रॉस कंट्री रन चल रही है, एवरीथिंग इज़ देयर. तो कुछ फायरिंग वायरिंग सब होती है. वो नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो आप पढ़ो. उसके बीच में आपको टाइम निकाल के अपना पढ़ना है और आपको पास होना है. एंड इनफैक्ट जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो सिविलियंस होते हैं, सिविलियन प्रोफेसर्स होते हैं. वाओ. तो दे आर ऑल क्वाइट, मतलब दूसरे लेवल के मिलते हैं आपको और वो पढ़ाते हैं आपको. तो ऐसा भी नहीं है कि हम आर्मी वाले पढ़ा रहे हैं. सो पूरा प्रॉपर जो कोर्स होगा वो प्रॉपर कोर्स होगा और साथ में मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रॉपर. सो what year were you commissioned? I was commissioned in 95. 10th of June 1995. And then you have seen a war. That time I was in Pune. Okay. And 1999 में जब कारगिल हुआ था तो we were ready to go. हमें तैयार कर रखा था कि अगर escalate होगा तो हमें जाना है. जो ऑलरेडी वहाँ थे वो दैट टाइम दे हैड टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग. ओके. तो बिकॉज ऑफ देम हमें जाने का मौका नहीं मिला. उन्होंने पहले ही हमारे जाने से पहले ही सब कभी ऐसा मलाल होता है, कभी ऐसा फील होता है अंदर से कि यार मुझे भी एक मौका मिलता और मैं भी जाता और मैं भी वॉर फ्रंट में जाके जंग में पार्टिसिपेट करता. लगता तो था कि तब हम सारे जितने भी थे वहाँ पे था कि यार आ जाए नंबर तो अच्छा है. हाँ. चलते हैं बिकॉज एवरी फौजी हैज गॉट वन ड्रीम ना, टू फाइट. राइट. बाकी तो वो वर्दी वही उसी के लिए पहनते हो. आपके एक मौका मिलेगा तो पक्का लड़ेंगे. लेकिन हाँ अलग मौके मिलते हैं. जैसे जब आप वहाँ कश्मीर में पोस्टेड होते हो तो अपना टेररिस्ट वगैरह के साथ
काफ़ी मुठभेड़ हो जाती है लोगों की, प्लस बॉर्डर्स पे भी लोग काफ़ी पोस्टेड होते हैं, दे आर आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तानीज, वो सब भी है। तो मौका तो हर एक को मिलता ही है कहीं ना कहीं। आपकी ऐसी पोस्टिंग हुई कोई जहाँ पे आपने 1-to-1 ऐसा फील किया हो कि ख़त्म कर देखिए देते सबको करना पड़ता है, बिकॉज मैं टेक्निकल आर्म में भी, जैसे इन्फेंट्री है और बाकी हैं, वो तो सीधा दे स्ट्रेट अवे गो हैं? राइट। वहाँ पे जाते हैं कश्मीर में और बॉर्डर्स में। जो टेक्निकल आर्म्स हैं, जब हम कमीशन होते हैं तो फर्स्ट 1 ईयर हमें अटैचमेंट करना पड़ता है इन्फेंट्री यूनिट्स के साथ। ओके। तो वहाँ पे जाके आपको उन्हीं का काम करना पड़ता है, यू आर नॉट टेक्निकल दैट टाइम, बिकॉज Okay. आपको पता होना चाहिए ना, बिकॉज आप जब मैं वापस टेक्निकल हो जाऊंगा, सो आई शुड नो कि आपको कितनी तकलीफ होती है वहाँ पे रह के, आपकी वेपन्स को क्या प्रॉब्लम आती है, आपकी गाड़ियों के क्या प्रॉब्लम आती है, आपके कम्युनिकेशन सेट्स जो हैं वो क्या प्रॉब्लम आती है, आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हो जब आप सामान मेरे पास भेजते हो, यार मेरी वेपन्स रुक रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, रेगिस्तान में ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे जब आप हाई एल्टीट्यूड में बैठे हो तो ये प्रॉब्लम है। तो वो फर्स्ट हैंड जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप विजुलाइज नहीं कर So it's सकते। like you've been an officer has to be in everyone's pants to Yes. understand कि it. कौन कितने पेन में है, हाँ. किसकी क्या सिचुएशन हो सकती है, so that you evaluate and understand each and every process, each and everything, and आप हर चीज़ के लिए तैयार हो जाते हो। ट्रू, जब तक आपको वो दर्द नहीं पता होता ना दूसरा आदमी का, तब तक आप उसको मतलब महसूस नहीं कर सकते हो ना। जब आपने खुद देखा है वो दर्द, तब आपको पता लगेगा कि यार कैसे कंडीशंस में हमारे सोल्जर्स हैं फाइट करते हैं। जब तक आप खुद वो नहीं देखोगे, यू विल नॉट बी एबल टू विजुलाइज इट। सो इट इज़ बेस्ट, आज बहुत अच्छा तरीका है ये, आप जाओ 1 साल अच्छी तरह अपने आप को वहाँ उन्हीं के उसमें ढालो, देन यू कम बैक एंड देन यू गेट ट्रेंड फॉर योर टेक्निकल एक्टिविटीज़ एंड देन यू लुक आफ्टर द पीपल हु आर फाइटिंग आगे। So were you initially commissioned as a colonel? नो, इनिशियली हमारे टाइम पे होता था सेकंड लेफ्टिनेंट, उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट बंद हो गया, बाद में लेफ्टिनेंट कमीशन होते थे। Right. तो एक तारा वन स्टार लगता था, वी वर Okay. नोन एज सेकंड लेफ्टिनेंट्स, एंड सेकंड लेफ्टिनेंट देन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ऐसे चलती है कहानी आगे के लिए। So you were, as you said, you were an engineer and you were dealing with helicopters, right? तो जब आप इंजीनियरिंग फील्ड में होते हो, आप मेंटेनेंस, बेसिकली यू आर इन द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, राइट? तो एक दिनचर्या क्या होता है, क्या रूटीन्स होते हैं, यू नो, आर यू बेस्ड इन वन कैंप और यू हैव टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, या आपको पोस्टिंग्स किस तरीके से होती हैं, क्या रूटीन्स होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव हर्ड ऑफ पीपल हु हैव बीन पोस्टेड इन टफ एरियाज, सियाचिन में, और यू नो यूएन पीस कीपिंग मिशंस हो रहे हैं और कोई बॉर्डर पे खड़ा है, बट बीइंग इन द इंजीनियरिंग, राइट, लोगों को लगता होगा कि यार ये तो डेस्क जॉब है, इसमें क्या फटीक है, इसमें क्या परेशानी हो सकती है, यहाँ पे क्या फ़ौजी क्या फेस कर रहा होगा, क्या मेंटल प्रेशर होगा, क्या होता है एग्जैक्टली जब आप एक इंजीनियर होते हो, आप टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर हो? जहाँ पे भी हमारी फ़ौज है उससे थोड़ा सा पीछे आपको टेक्निकल वाला आदमी मिलेगा, ओके। बिकॉज सारा इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए एक आदमी चाहिए अब उनको, राइट। वो जो टेक्निकल वाले देखते हैं, पूरा मेंटेनेंस उन्हीं के हाथ में होता है जो टेक्निकल पीपल हैं। सो हाँ, वी आर नॉट फाइटिंग एग्जैक्टली एट द बॉर्डर्स, बट देयर इज़ अ एरिया बिहाइंड जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे सारा इक्विपमेंट पीछे आएगा, वहाँ रिपेयर होता है। लेकिन काफ़ी बार होता है कि हमें आगे जाके भी रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे केस में जब मैं हेलीकॉप्टर्स में घुसा था तो आई वॉज पोस्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड शरीफाबाद, दैट्स अहेड ऑफ श्रीनगर। ओके। वहाँ पे एविएशन बेस है एंड बहुत बड़ा एविएशन बेस है। तो वहाँ पे काफ़ी हेलीकॉप्टर्स घूमते रहते थे इधर से उधर, एंड काफ़ी जगह है। कश्मीर इज़ अ बिग प्लेस, इट इज़ ह्यूज प्लेस। सो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हमें आगे अगर हेलीकॉप्टर रुक गया है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है, राइट, तो फिर उसको तो उठा के ला नहीं सकते। जी। सो आपको ही जाना पड़ेगा आगे, वॉर जोन में वहीं से जाके वहीं पे उसको रिपेयर करना है, वहीं पे जाके सब कुछ करना है। आपने इनफैक्ट देखा भी होगा, बहुत जगह पे फ़ोटोज़ भी होंगी, काफ़ी जगह पोस्टर्स पे भी दिखाया हुआ है कि अपना ले में ऊपर कहीं लेने गए थे किसी को या राशन देने गए हैं, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर रुक गया। जी।
लैंड हो गया, वहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है कुछ, अब कुछ नहीं कर सकते, ना गाड़ी जा सकती है ना कुछ हो सकता है। दूसरा हेलीकॉप्टर जाएगा, आपको लेके जाएगा, वहाँ जाओगे, अपने टीम को लेके जाओगे, सारे टेक्नीशियंस के साथ जाओगे, वहाँ पे उसको रिपेयर करोगे। आपके पास हाँ मतलब ओनली मुट्ठी भर के इक्विपमेंट है उस टाइम आपके पास, टूल्स, बिकॉज यू कैन नॉट कैरी एवरीथिंग देयर, राइट, सो यू हैव टू मैनेज दोज थिंग्स। एंड यू हैव टू बी आर्म्ड एट द सेम टाइम। यस, बिकॉज काफ़ी जगह पे चाहिए, जब आप ऐसी जगह पे जा रहे हो तो अब जैसे हम शरीफाबाद में तो हमेशा हमारे पास सबके पास वेपन्स भी होते थे, और ये भी है। कभी आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे इट इज़ लाइक अ वॉर जोन एंड यू हैव टू गो देयर एंड रिपेयर अ चॉपर, और यू नो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस? काफ़ी बार हुआ है उस टाइम पे। कोई इंसिडेंट बताओ ना, मतलब आई वांट टू नो हाउ इज इट लाइक, व्हाट इज द प्रेशर, राइट? उस टाइम पे क्या डर होता है मन में कि यार गोली लग जाएगी या शेलिंग हो जाएगी, क्या होता है उस टाइम पे? देखिए, जब आगे जा रहे हैं और कहीं कांटेक्ट हुआ है, हेलीकॉप्टर जनरली जाता है हमारे कैजुअलिटीज़ को लेने के लिए जी, राइट। और लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसे होता है, आप कैजुअलिटी लेने के लिए बहुत आगे जाना पड़ता है हेलीकॉप्टर्स को, कहीं वहाँ पे भी आसपास फायरिंग चल रहा है और पता नहीं है कि कौन कौन कहाँ है, राइट। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लैंड हो गए वहाँ पे, कम वो आप जल्दी आ गए हो, लेकिन जो कैजुअलिटी है वो थोड़ा टाइम लग रहा है आने में, लेकिन वहाँ पे आसपास आवाज़ें आ रही है, सारी फायरिंग हो रही है, तो बट गोली की आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन दिख नहीं रहा है आपको, तो यू डोंट नो कि आपको कहाँ से आएगी, क्या आएगी गोली। और वहाँ पे अगर बाई चांस हेलीकॉप्टर रुक गया है तो और डबल हो जाता है, बिकॉज आपको हेलीकॉप्टर को भी वो देखना है, उसको भी सिक्योरिटी ज़रूरी है, प्लस आदमियों की भी सिक्योरिटी ज़रूरी है, अपना जो टीम जा रही है उसकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। सो व्हाट वी डू इज़ एक्स्ट्रा वेपन कैरी करते हैं लोग वहाँ पे, जो पायलट्स हैं और जो वहाँ पे टीम है वो थोड़ा आपको कवर देती है कि ओके, इसको रिपेयर करो, तो वो अलग तरीके हैं कि आपको कवर दे के आपको रिपेयर किया जाएगा, इसको हेलीकॉप्टर को रिपेयर किया जाएगा, जल्दी से जल्दी वहाँ निकल के जितना कोशिश किया जाता है कि थोड़ा सा दूर आ जाए हम, सो दैट ईजी हो जाएगा काम करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे आगे जाके बहुत कुछ चीज़ें जो है नहीं मिल पाती हैं आपको। सो ऐसे 2-3 बार हो चुका है ऐसे कि आप आगे गए हो। एक बार तो ऐसे हुआ था कि वेपन्स भी साथ में लोडेड थे उसके अंदर, हाँ। इसमें हेलीकॉप्टर में, हाँ, बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि टेररिस्ट वहाँ घूम रहे हैं, ओके, सो वेपन्स ऑलरेडी लोडेड थे ओके, एंड फायर करने के लिए, बट उस हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम थी, कुछ उसका टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके अंदर। सो एक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि उतर के उसको बीच में कुछ करना पड़ता था, आई एम टेलिंग इट जस्ट ऑफ इट, तो लैंड करके करना पड़ता था, उसके लिए टेक्निकल आदमी ज़रूरी है, तो उसके साथ में जाना है। वहाँ पे जाओगे आप, वो फायर करेगा, उसके बाद नीचे उतरोगे, उसको वो जो छोटा सा हिच है वो सेट करना है, फिर वापस टेक ऑफ करोगे, फिर फायर करोगे, फिर वापस आओगे। सो वर यू इन्वॉल्व्ड इन दैट? यस, उसके अंदर इन्वॉल्व था, उसमें था, लेकिन हम गए पूरा आगे, लेकिन फायरिंग की परमिशन नहीं मिली, बिकॉज दैट परमिशन कम्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके, बिकॉज वो वेपन्स उस तरह थे तो ऐसे आप फायर नहीं कर सकते उसको, बट वहाँ पे इसलिए जाना ज़रूरी था, अदरवाइज वर द वेपन्स दैट डेडली? बिकॉज इट इज़ एरिया वेपन ना, तो एरिया वेपन जो है, अगर आप शूट कर रहे हो, आप देखो गन से करते हो, 1-2 आदमी मारते हो, जब शूट वो मिसाइल डालते हो, रॉकेट्स डालते हो, तो वो एरिया वेपन हो जाता है। एरिया वेपन में डिस्ट्रक्शन विल बी वास्ट, यस, सो दैट हैज़ टू बी taken care of. A person has a lot of sense of responsibility at that time कि you have to follow the orders. Impulsive तो हो ही नहीं सकता आदमी, नहीं हो सकता, वो पता है कि वो वहाँ है, हाँ, और आसपास हैबिटेड एरिया है, हाँ, अगर आप मारोगे तो 1-2 आदमी तो हैं वो मरेंगे, लेकिन उसके साथ में 7-8 और मरेंगे ना। बट अगर आपके ऊपर फायरिंग हो रही है और आपको दिख रहा है कि मेरे ऊपर फायरिंग हो रही है और मेरे ऊपर भी रॉकेट आ सकता है, सर्टन काइंड ऑफ वेपन्स यू आर नॉट अलाउड, उसके लिए परमिशन चाहिए इन एनी केस। हाँ, कुछ है वेपन्स उसके लिए चाहिए, या ओवरऑल पहले से ही गो मिल जाता है कि ये है, क्योंकि यू नो द थ्रेट ना, क्या व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट इट इज़, पहले पता लग जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट इट इज़, देन यू नो कि हाँ ये थ्रेट है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। बट उस केस में ऑप्शन था, बिकॉज ग्राउंड फोर्सेस भी गई हुई थी ऑलरेडी, बट दे वर हैविंग अ टफ टाइम, बिकॉज वो एरिया ऐसा था कि मुश्किल हो रही थी पहुँचने में, तो इसलिए इसको भेजा जा रहा था कि एटलीस्ट इसको न्यूट्रलाइज करके ख़त्म करते हैं। बट तब तक यहाँ पे मना हुआ कि ठीक है देखते हैं थोड़े दिन, बट
आर फोर्सेस दे रीच्ड एंड न्यूट्रलाइज द पोजीशन. इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी. हम हर जगह सुनते हैं फौज का डिसिप्लिन, फौज का जज्बा, राइट. आर्मी के बारे में जब भी बात करी जाती है तो एक अलग ही एंथुजियाज्म होता है, एक अलग ही पावर होती है, एक अलग ही स्ट्रेंथ की बात करी जाती है. इज इट द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दैट इज गिवन, और इज देयर समथिंग एल्स जो फौज आपको सिखाती है, जो आपको बताती है? हम हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं दैट दिस इज़ अ फौजी एंड दिस इज सिविलियन, एंड डिफरेंस दिख जाता है, राइट. इट कैन बी फेल्ट. सो व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली फौज में जो आपको लगता है अपने 20 साल के करियर में कि फौज ये चीज़ देती है, दिस इज़ समथिंग दैट द आर्मी गिव्स यू विच मेक्स यू नो अ डिफरेंट पर्सन? ट्रेनिंग जो है सबसे टफ ट्रेनिंग जो है ना ऑफिसर्स की होती है. ओके. एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम. बिकॉज आप देखो, जैसे मैं एनडीए में गया था, 3 years ऑफ एनडीए. एनडीए में नो डाउट हमें बीएससी या बीए डिग्री मिलती है, लेकिन बाकी सुबह शाम रात ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग चलती है. एंड ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपको डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी ये अंदर घुसा देते हैं. आपका कोई डाउट ही नहीं है. मेरे को यू शो अ डाउट एंड यू आर मतलब यू आर रॉजर्ड आफ्टर दैट. बिकॉज बहुत क्लियर है. बिकॉज फौज में ये नहीं है कि सामने क्यों ट्रेनिंग करवा रहे हैं इतनी हार्ड. नो इज नॉट एन आंसर. बिकॉज इतनी ट्रेनिंग हार्ड इसलिए है बिकॉज व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट एनिमी एंड योर बॉयज आर देयर, 10, 15, 20, 100 बॉयज आर देयर, जिनकी लाइफ भी आपके हाथ में है ना जी. बिकॉज वो भी आपके कहने पे ही आगे बढ़ रहे हैं. नहीं तो कौन ऐसे, मैं किसी को बोलूँगा चढ़ जाए इसके पास, मार जाके नहीं मारेगा ना वो. तब भी आपके कहने पे कर रहा है ना वो पूरा. बिल्कुल. तो वो डिसिप्लिन जो है इसलिए बहुत ज़रूरी है शुरू से, फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स, के अंदर छोटी सी गलती करो एंड यू आर पनिश्ड सो मच दैट यू रिमेंबर कि यार ये गलती नहीं करनी है. ऑर्डर है तो ऑर्डर है. अगर ये कप ऐसे रखना है और मैं ये इसको ऐसे कर दूंगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर वो एक थॉट है ना कि उसके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि हुक्म ये है तो हुक्म का पालन करना ही करना है. ऊपर वहाँ पे बैठा है और ये टैक्टिक्स है हमारी, ये टैक्टिक्स के हिसाब से ही चलेंगे. कोई ज़्यादा इधर उधर करने का मतलब ही नहीं है. तो वो शुरू से घुसाना बहुत ज़रूरी है. ओके. क्योंकि वो बचपन से ही घुस जाता है. और जब वो घुस जाएगा इतने सालों तक आपका वही चलता रहता है, वही दिमाग के अंदर घुसाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ब्लड. आपका रगड़ा लगा है कभी? बहुत. कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जो बहुत तगड़ा रगड़ा लगा हो आपका. हम तो पूरी रात रगड़ा लगता था यार ट्रेनिंग के टाइम. मतलब आप सुबह हम बिजी होते हैं, सुबह 5 बजे उठना होता है. 5 बजे से उठ जाओ, अपना बाथरूम क्लियर करो. 6 बजे से हमारे पीटी ड्रिल ये वो क्लासेस हो जाती हैं. उसके बाद आओ, भाग के आओ, वापस आओ, नहाओ धो, ड्रेस चेंज करो. इनफैक्ट मैं बताता हूँ, हम वहाँ पे एनडीए में साइकिलें मिलती हैं हमें. ओके. हम साइकिल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ से वापस आके चेंज करो. तो हम नेक्स्ट जब से जैसे सुबह ड्रिल है और पीटी है तो अपने कपड़े भी साथ में लेके जाते हैं. साइकिलों पे बांध के चेन से बांध के छुपा के रखते हैं कि कहीं इधर उधर ना गायब हो जाए. ये सब अब मेरे पास नहीं है. आपके मेरे को मिल गया, अरे मैं भूल गया लाना, वहाँ खुली पड़ी है, वो उठा के पहन लूँगा कि मैं तो बच जाऊँगा ना. ये चलता है. ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, हम 18 साल के बच्चे थे, 17-18 साल के. तो सुबह ये वो होता है, सुबह 2 घंटे के तो यही निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता. वापस आते हैं 8, साढ़े 8 बजे और 9 बजे से क्लासेस होती हैं. ये जो बीएससी और बीए पढ़ाते हैं, राइट. वो उसके लिए एकेडमिक ब्लॉक अलग है, वहाँ जाओ, भाग के जाओ. उसके बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना है, वापस आओगे, नहाओगे. अगर सीनियर्स नहा रहे हैं तो आप घुस नहीं सकते बाथरूम में, वेट करना पड़ेगा. वो जब क्लियर होगा उससे या उससे पहले आ जाओ. वो सब करो. फिर एक और वॉर होती है अपने जहाँ आप स्क्वाड्रन में जहाँ रह रहे हो, वहाँ से ऑफिसर कैडेट मेस तक पहुँचने के लिए. अच्छा. दैट इज़ ऑल्सो बिग वॉर. बिकॉज वहाँ पे इतने सारे अपॉइंटमेंट्स खड़े होते हैं. जो आपको मार्चिंग पसंद नहीं आएगी या भाग ठीक नहीं रहा, गेट बैक. आधा घंटा भाग के आप पहुँचते हो खाने के लिए. खाने पे पहुँचोगे, वहाँ मिलेगा तो नेक्स्ट देखो सीट पे एक सीनियर बैठा है, वो बोलेगा 2 minutes, गेट अप, गेट लॉस्ट. इट्स अ बेसिक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली. आपको सब चीज़ उस टाइम पे लगता है, लेकिन आप ध्यान से सोचो
उस 2 मिनट में हाँ मैं 5 या 6 स्लाइस ब्रेड खा लेता हूँ, 2 टिक्किया बटर खा लेता हूँ, 2 टिक्किया जैम के लगा लेता हूँ, 2 अंडे भी खा लेता हूँ, और साथ में 4 ब्रेड में बटर लगा के पैक करके अपने जेब में रख के भी चले जाता हूँ, वो 2 मिनट में. वाओ. सो इट ट्रेन्स यू कि जब मौका मिले फटाफट खा के आप, मतलब टाइम नहीं है आपको, हाउ टू मैनेज योर टाइम, दैट इज आर्मी टीचर्स यू अ Teaches you. लॉट. और फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट से निकल के क्लास पहुँचने के लिए अगेन महाभारत है. रास्ते में सारे अपॉइंटमेंट खड़े होंगे, बिकॉज ऑल डिसिप्लिन, इट्स ऑल एम्बेड्स डिसिप्लिन इन यू. तुम गलती कर ही नहीं सकते. गलती करो तो सही, मतलब गलती करो और भुगतो. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब पहुँचते पहुँचते हम रोते पीटते हम क्लास पहुँचते थे, और क्लास पहुँचे और जाके नींद आ रही होती थी, बिकॉज सुबह आप इतना रगड़ा कर चुके हो, पीटी कर चुके हो, ड्रिल कर चुके हो, ब्रेकफास्ट में भी हैवी खा लिया, हाँ. 4 टोस्ट भी ले लिए. जैसे ही क्लास पहुँचे, जब वो टीचर्स होते थे, सिविलियन टीचर्स होते थे, उनके आने से पहले ब्रेड बटर और लेके आए जेब में, वो भी खा लिया. अब नींद आएगी, अब सो रहे हैं. ठीक है, जो आधा सुन रहा है आंखें बंद करके, आंखें खुली सोते हैं लोग. आंखें खुली सोते हैं, और उनको भी पता है, टीचर्स को भी पता है वहाँ पे कि वो कहावत होती है ना, खुली आंखों में सोना. एक्चुअली वहाँ देखोगे आप तो लोग ऐसे बैठे हुए हैं और ही इज आउट, सो रहे. क्रेजी. हाँ. एंड फिर आफ्टरनून में लंच में यही सेम कहानी. उसके बाद यू गेट अबाउट हाफ एन आवर ऑफ टाइम मुश्किल से. ओके. उसके बाद फिर शाम का शुरू हो जाता है आपका, गेम्स हो गए, क्रॉस कंट्री हो गई, ये सब हो गया. उसके बाद फिर देन वी हैव गॉट परफॉर्म स्टडी पीरियड ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि जो आपको, क्योंकि डिग्री करवा रहे हैं बीएससी, होमवर्क काइंड ऑफ. हाँ, तो वो भी पढ़ना है. अब वो उसमें भी वो है, आपको अपने एक रूम में एक बेड होगा, एक टेबल होगी और एक चेयर होती है बेड में, एक हर रूम में. एंड अराउंड 6:37, आई डोंट रिमेंबर द टाइम, शाम को जैसे खेल खुल के आए या नहाओ, टाइमिंग होता है, उस टाइम पे अनाउंस हो जाएगा स्टडी पीरियड हो गया. एवरीबडी हैज टू सिट डाउन ऑन द स्टडी चेयर इन अ पर्टिकुलर ड्रेस. वो भी ड्रेस है, हर चीज़ के लिए ड्रेस है. अच्छा, वो भी चेंज करनी है. वो भी चेंज करनी. शाम को आगे खेलोगे, नहाओगे, वो चेंज करोगे, बैठोगे वहाँ पे. 1-1.5 घंटे का स्टडी पीरियड होता है, वहाँ पे बैठो, पढ़ो. तो उसके बाद फिर हमारा एंटी रूम प्रोसीजर होता है. वी ऑल गेट टुगेदर इन एंटी रूम नीचे. वहाँ पे जिन दिन के ऑर्डर्स, नेक्स्ट डे के क्या क्या ऑर्डर्स हैं, वो सब बताए जाते हैं. आफ्टर दैट वी गो फॉर डिनर. डिनर भी फिर वही सेम कहानी, यू विल गेट 2 मिनट्स. क्या 2 मिनट का क्या व्हाट इज इट अबाउट, लाइक 2 मिनट का क्या सिस्टम है? सब कुछ फास्ट सीखते हो ना. यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स. यू विल कम टू नो. अब 2 मिनट हैं, आपके पास पता है कि ये खाना है मेरे पास, इसको 2 मिनट में मैंने को कैसे खाना है. कटलेट्स हैं 2, ब्रेड है, बटर है, आप कैसे खाओगे? टोस्ट बना के. हाथ नहीं यूज़ कर सकते ना. यू हैव टू ईट विद योर कटलरी. यू हैव टू हैव कटलरी. और वो नाइफ, फोक एंड स्पून के सिवाय हाथ से तो आप छू नहीं सकते. जब आप 5th-6th टर्म में हो जाते हो, प्रिविलेजेस, हर टर्म की अलग अलग प्रिविलेजेस हैं. ओके. लाइक जब हम वो यंग होते हैं, एकदम से नए आते हैं 1st, 2nd, 3rd टर्म में, तो हमें कुर्ता पजामा और गाउन पहनना पड़ता है कमरे से बाहर निकलने के लिए. जब आप कुछ टर्म ऊपर चले जाते हो, 4th टर्म, देन यू नीड नॉट वेयर द कुर्ता, ओनली पजामा एंड दिस थिंग वेयर. ओके. 6 टर्मर्स कैन गो without anything also. It doesn't matter. ठीक है. They are the senior most people. They're the senior most. So it is all privileges, and then you look forward to that privilege ना. You work hard. अरे यार मैं उधर आ जाऊँगा तो ऐसे हो जाऊँगा, ऐसे आ जाऊँगा. So that आपका दिमाग बेसिकली अच्छा करने के लिए और भाग रहा है. डिसिप्लिन है. You know that senior is senior. Even one day senior is senior. हायरार्की समझाती जाती है. हायरार्की पूरी समझा दी जाती है. डिसिप्लिन एम्बेडेड है. So और उसके बाद रात को डिनर के बाद 2 मिनट्स वापस आओगे, आप सोचोगे सोऊंगा, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी 10 बजे. थोड़ा बहुत रगड़ा हुआ, क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस के नाम पे अच्छा रगड़ा हो जाता है, ये हो जाता है. 10 बजे लाइट्स ऑफ हो गई, लाइट्स ऑफ अनाउंस हो गई. वो चक्कर मार लिया ऑफिसर ने, वो चले गया. उसको भी पता है कि रात को होगा पक्का. रात को आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद कमरों से बाहर निकाल दिया जाएगा बाहर. फिर रात भर ट्रेनिंग चलेगी. ट्रेनिंग के नाम मतलब ट्रेनिंग करो आप सुबह. रैगिंग भी तो बोल सकते हैं उसको. इट इज़ नॉट रैगिंग बेसिकली. रैगिंग तो दूसरा तरीका होगा. रैगिंग तो परेशान करने वाला तरीका. परेशान नहीं होते हैं इसके अंदर. कुछ ना कुछ चलता रहेगा आपका, एंड सुबह तक चलेगा. 4, 4:30 तक चलेगा. 4:30 आपको रूम में भेजा जाएगा, और 5 o'clock आपका टाइम है बाथरूम को क्लियर करना है. बिकॉज 5 बजे बाकी सीनियर्स आना शुरू हो जाते हैं, 6 बजे से हो जाती है, तो उनसे पहले क्लियर करना है.
सोता कब है आदमी? जब टाइम मिले। तो यही सिखाया जाता है ना आपको। वाह। यू हैव टू बी मेंटली, देखो फिजिकली स्ट्रांग तो आदमी हर एक हो जाता है, हाँ। मेंटली स्ट्रांग है ना, ही कैन सस्टेन एनीथिंग। तो ये इतना अगर आपको एक दिन का ऐसे होता है और लगातार आप 3 साल के लिए वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मेंटली स्ट्रांग आप इतने हो जाते हो, तो यू आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ बैटल। क्या इसी वजह से लोग फौज छोड़ के भाग भी जाते हैं? नहीं, भागते कौन है? मैंने तो सुना नहीं भागते हैं। भागते नहीं है, काफ़ी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता होगा अपने जॉब में, जिसके लिए गए होंगे वो नहीं, As in उनको like पसंद आ रहा training, होगा। I'm not ट्रेनिंग के exactly टाइम saying that ट्रेनिंग के टाइम में भाग जाना फौज हाँ, छोड़ के, ट्रेनिंग but के टाइम training के time पे। ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ लोग हैं, बिकॉज बहुत लोग नहीं सस्टेन कर पाते ना ये इतना। ये काफ़ी लोग हैं बिकॉज वो सोच के आए होते हैं कि ऑफिसर बनूंगा, बट ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इट इज़ वेरी टफ, बिकॉज उसके लिए भी एक चीज़ है, बिकॉज इसलिए इतना टफ बनाया जा रहा है बिकॉज आपके जवानों की ज़िंदगी आपके हाथ में है। व्हेन यू आर commanding them and you are taking them to war, so you have to be so strong, You have to be tougher than them. you have to be tougher than from them. Right. So you have to stand like a pillar in front of them, you cannot say no to anything. मैंने सुना है कि हम जब आर्मी में रेजिमेंट्स भी सिलेक्ट करने होते हैं, सो विच रेजिमेंट डिड यू सिलेक्ट? 3 ऑप्शंस होते हैं मेरे ख्याल से ना? तो आपने कौन कौन से 3 रेजिमेंट option सिलेक्ट होते हैं। करे थे और आपको कौन सा रेजिमेंट मिला था? मेरे को बनना था, मेरे को चाहिए था, मेरे को वो एयर डिफेंस चाहिए था। हाँ। तो लेकिन मेरे को डाउट हो रहा था अपने ऊपर कि यार मैं ना, ये 2 बंदे थे मेरे कोर्समेट्स एंड उन दोनों ने भर दिया था। ओके। तो मेरे को डाउट था ये मेरे से मेरिट से ऊपर है, ओके। तो मेरे को ये मिलेगी नहीं। और 2 वैकेंसी थी उस ब्लॉक में। सो हमारा 35 का ब्लॉक होता है एंड आई वॉज 35, हाँ आई वॉज इन फर्स्ट ब्लॉक। मैं 24 पास हुआ था मेरिट में, ओवरऑल मेरिट में। तो वो उनका ऊपर था 16 17 ऐसे कुछ थे। ओके। तो बताते नहीं हैं ये लोग, कोई बताता नहीं है आपको कौन सी। वो जब बाद में जब आपको आईसी नंबर मिलता है ना, उससे आपको पता लगता है, क्योंकि मेरा जो आईसी नंबर है उससे पता लगता है जो फर्स्ट बंदा है उसका आईसी नंबर ये है, मेरा आईसी नंबर ये है। दैट मीन्स आई वॉज 24th एंड वो जो 2 बंदे थे दे वर 16th एंड 17th। सो तब तक हमें कुछ नहीं पता होता। तो बट आई न्यू कि ये दे आर अहेड ऑफ मी, तो मैंने भरा नहीं। फिर मैंने क्या भरता हूँ यार, समझ नहीं आता। फादर ने बोला था ये मी, कुछ समझ नहीं आता, ये मी भर देना। तो मैंने फर्स्ट चॉइस ये मी भर दी एंड तीनों में मैंने ये मी भर दी। मतलब और ऑप्शन ही नहीं है यार, क्या भरूँ, जो देना है दे देना, क्योंकि मेरे लिए तो सब फिर एवरीथिंग इज सेम। सो फाइनली आई गॉट EME, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर। राइट। तो वो मिला था मेरे को। 20 साल की जर्नी में थ्रू आउट द टाइम, व्हाट ऑल प्लेसेस वर यू पोस्टेड इन? आई बी पोस्टेड ऑल अक्रॉस द इंडिया, आई बिलीव। ऊपर से लेके नीचे तक रहा हूँ मैं। आई बीन टू लीस्ट, मणिपुर में रहा हूँ, फिर आई बीन टू श्रीनगर में रहा हूँ काफ़ी बार, पंजाब में काफ़ी रहा हूँ एंड बबीना, झांसी, पठानकोट, ये सब रहा हूँ। एंड आई थिंक उससे पहले भी सब जगह देखी है, बिकॉज व्हेन फादर वाज आर्मी तो उनके साथ भी सब पूरा इंडिया अक्रॉस घुमा हूँ। एंड हाउ मेनी कॉम्बैट सिचुएशंस हैव यू बीन इन? आई बीन इन, जब मैं अटैचमेंट कर रहा था तब मैं 1 साल के लिए वहाँ था। आई डिड सर्टन पोर्शन ऑफ माई अटैचमेंट विद द इन्फेंट्री यूनिट इन द एरिया कॉल्ड टनकपुर, विच आई वॉज टेलिंग, पहले भी बात हो रही थी, जहाँ पे वो मानसरोवर यात्रा होती है। तो दैट साइड इज़ चाइना बॉर्डर। वहाँ पे हम लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स जाते थे 1 महीना के लिए ऊपर पहाड़ों में। ओके। एंड देन उसके बाद फिर वी गॉट शिफ्टेड टू सोपोर। तो सोपोर में दैट टाइम इट वाज हॉट, ओके। द मिलिटेंट्स का काफ़ी वो वहाँ था। और उस टाइम पे पहली बार दे वर ट्राइंग टू हैव इलेक्शंस देयर इन 1996। ओके। इलेक्शंस का प्लान कर रहे थे तब। काफ़ी वहाँ पे रात भर इधर उधर घूमते रहे हम मिलिटेंट्स के वो उसको तलाश में। ऑन फुट? ऑन फुट। ओके। कभी 1-to-1 कॉम्बैट सिचुएशन? 1-to-1 एक सिचुएशन आया था, एक बार हुआ था। वी आर कमिंग बैक फ्रॉम अपना पेट्रोल से वापस आ रहे थे रात को। ये कहाँ की बात है? ये सोपोर की बात है। सोपोर से भी आगे थे हम, एक गांव था वहाँ पे हम बसे हुए थे। तो वहाँ पे निकले थे, मेरे पास 10 लोग थे मेरे साथ में। तो हम वापस आ रहे थे, वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, सब कुछ पेट्रोल करके आ रहे थे, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन खबर थी कि कुछ है, चल रहा है, हरकत चल रही है। तो ऐसे ही अब वापस आते हुए हमने थोड़ा सा अपना डाइवर्ट कर लिया अपना रास्ता ना। जैसे ही डाइवर्ट किया रास्ता तो कुछ आवाज़ आनी शुरू हो गई हमें। तो जैसे ही आवाज़ आई हम लोग एकदम से नीचे कवर लिया हमने और
तो कुछ तो है यहाँ पे। एंड नाइट विजन बाइनोकुलर्स थे, तो वो मैंने निकाल के देखे, तो आगे मेरे को 3 बंदे दिख गए बैठे हुए थे वेपन्स लेके। तो वो दिखे, तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही मेरे पास वो था। तो अब मैंने पीछे वाले को बताया, अब मेरे साथ में था, कि नीचे ही रहना, सारे नीचे रहना, बिकॉज उनको पता लग गया था हम चौकन्ने हो गए होंगे हाँ, लोग। वो उनको पता लग गया था कि हम लोग यहाँ पे हैं, और हमें नहीं पता लग रहा था कि कितने लोग हैं। तो आई कुड सी 3, तो अब इससे ज़्यादा है या नहीं है पता नहीं। अब जब तक मैं प्लान करता, फिर मैंने देखा उसके अंदर के और कहीं चारों तरफ कहीं दिख रहे हैं नहीं, वो तीनों गायब। साइट में? हाँ, इसमें अपना नाइट विजन बाइनोकुलर्स में वो तीनों गायब हो गए वहाँ से, ओके। दिखे ही ना। अब समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ हैं, क्या है। काफ़ी देर तक हमने ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर गए, यहाँ गए वहाँ गए, कहीं नहीं मिले। लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को कि बिल्कुल उस दिन इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था। मतलब कभी कभी होता है ना कि चांद हो रहा है तो एटलीस्ट सिलट भी दिख जाता है आदमी का, कुछ नहीं दिख रहा था। और रास्ता एक ही था जाने के लिए वहाँ से। अब मेरे को सिर्फ डर एक ही बात का था कि अगर मेरे साथ 10 बंदे और थे और हम उठे और कहीं गए, वो कहीं मिलेंगे तो हमें चुन चुन के मारेंगे एक एक करके बिकॉज समझ ही नहीं आ रही है मैं कि हैं कहाँ, बिल्कुल ही गायब ही हो गए। वहाँ पर हम बैठे, वी स्टेड देयर फॉर अबाउट 3 आवर्स, बिल्कुल स्टिल, देखते रहे कि कहीं निकलेंगे तो मारेंगे मारेंगे मारेंगे। 3 घंटे हम हिले नहीं वहाँ से, चुपचाप बैठे रहे एक ही पोजीशन पे बैठे हुए, सारे लेटे हुए थे, घास के बीच में घुसे हुए थे। 3-3.5 घंटे हो गए, कोई हरकत नहीं हो रही, कोई हरकत नहीं, गायब है बिल्कुल। लेकिन वो जब मैंने देखा था पहले दिख गए थे मेरे को, और वो वेपन भी दिख गया था, तो श्योर था कि हैं तो सही पक्का। फिर बहुत ही मुश्किल से हमने नीचे से निकलते हुए हमने दूसरा रास्ता लिया, मतलब क्रॉल करके सो दैट पता ना लगे निकल के। एंड वी रीच्ड वहाँ दूसरे लोकेशन पे जाके, वहाँ बिल्कुल ही अलग रास्ता लिया हमने कि ये रास्ता लेते ही नहीं है अभी, बिल्कुल ही डाइवर्ट करके गए। और हमें सुबह हो गई पहुँचते हुए, 5:30-6 बज गए। रात के 10 बजे का हरकत हुई थी और सुबह 5:30-6 हो गए, कहीं दिखे नहीं। तो अब फिर वहाँ से वापस पहुँच गया मैं बेस में। तो तब तक उधर पता लग गया था कि ऐसे कांटेक्ट होने वाला था, हुआ नहीं, तो मेरा मिले ही नहीं। तो फिर उन्होंने एक और, जैसे ही मैं पहुँचा, फिर सर्च पार्टी एक और भेजी वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक पिस्टल मिल गई, गिर गई होगी उनकी पिस्टल। तो वो पता लग गया था कि थे वहाँ पे, मिल गए, लेकिन वो बंदे गायब हो गए। तो दैट वाज द क्लोजेस्ट व्हाट वी गॉट देयर, बिकॉज वहाँ पे मैं करीब 6 महीने रहा था। 6 महीने में यही हुआ एक इंसिडेंट मेरे साथ, जो हम बहुत क्लोज आए थे, लेकिन फाइट नहीं हो पाया बिकॉज गायब ही हो गए वो लोग। हैव यू एवर शॉट समवन? नो, आई हैव नॉट शॉट एनीवन, बट यस, मारे बहुत है मैंने, मतलब ऐसे डंडों से, थप्पड़ से, ये सब क्या है। हाँ, क्लोज कॉम्बैट ये सब हुआ है, लेकिन आई हैव नॉट शॉट एनीवन। कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं? कभी सिचुएशन आई नहीं, मेरे को ये सिचुएशन कभी मिली नहीं। 20 years in the armed forces. 20 भी नहीं, I think 21 years. Yeah, 21 years. All of a sudden, what happened that you retired? Because you took voluntary retirement, right? ऐसा क्या हुआ? क्या situation हुई? I've heard in a lot of interviews that there was some health condition that happened because of which you moved out. I took premature retirement after 21 years of service. मेरे को फौज में ना चोट लग गई थी। कैसे? एक पहले लगी थी मेरे को जब मैं ट्रेनिंग में था, तो दैट टाइम आई वाज इनटू जिम्नास्टिक्स एंड ऑल। तो उसमें मेरे को पीठ में लगी थी चोट, तो वो ऑन एंड ऑफ मेरे को पीठ में काफ़ी दर्द हो जाता था, लोअर बैक में आ जाता था। एंड उसके बाद फिर आई वाज पोस्टेड इन जालंधर, तो वहाँ पे भागते हुए वी हैड वो एक पेड़ गिरा हुआ था नीचे, तो वो कैप पहनी हुई थी ऐसे, मैंने बारिश हो रखी थी, तो बचते बचाते भागते हुए जा रहा था मैं, एंड वो पेड़ एक नीचे गिर गया बारिश की वजह से, एंड वो इट हिट माई हेड। सो माई डिस्क गॉट डिसलोकेटेड यहाँ पे, नेक पे। सो दैट माई डिस्क इज इम्पिंजिंग माई स्पाइनल कॉर्ड। तो जब भी ज़्यादा थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, ये हो जाता है, तो अंदर वो स्पाइनल कॉर्ड को टच करने लगती है, और फिर थोड़ा सा मेरे को सर दर्द और ये यहाँ पे पेन और ये हाथ दर्द होना शुरू हो जाता था। तो वो उस टाइम पे हुआ था मेरे को। एंड फिर मेरे को लो मेडिकल कैटेगरी कर दिया कि इसकी वजह से,
एंड फिर मेरे ये पास लो मेडिकल कैटेगरी एग्जैक्टली होता क्या? हमें शेप 1 होना होता है. शेप 1 मीन्स ऑल Okay. एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट. परफेक्ट. अब जब आप परफेक्ट नहीं हो, मेडिकल कंडीशन आपकी पूरी नहीं है, तो हमें लो मेडिकल कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाता Okay. है. तो लो मेडिकल कैटेगरी भी अलग अलग टाइप की होती हैं. तो उसमें होता है कि मेरे में था कि मैं आई कैन नॉट सर्व इन टफ एरियाज, हाई एल्टीट्यूड एरियाज, बिकॉज मेरे को ठंड और गर्मी ज़्यादा होती है. चेंज ऑफ वेदर. चेंज ऑफ वेदर ज़्यादा है, ज़्यादा ठंड में भी प्रॉब्लम आती है, गर्दन में ये होता है. तो उसके वजह से मेरा जॉब रिस्ट्रिक्शन हो गया. फिर मेरे को थोड़ा सा इधर डाल दिया पीछे यहाँ पे, मतलब फिर मेरे को लगा कि यार इसके वजह से ना मेरे को रिस्ट्रिक्ट होने लग गया था, काम में भी फ़र्क पड़ने लग गया. एंड मेरे को वो वहाँ पे भी डाल देते हैं जहाँ पे ऐसे ही काम चल रहा है, हो जाएगा, मतलब काम आराम से, कोई चैलेंजिंग नहीं है ज़्यादा टास्क. तो फिर मैंने सोचा यार मैं आई शुड गेट आउट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव 100%, अपना दे नहीं पा रहा हूँ. तो अपने आप ही जब इतना काम करते हो आप, आदमी अच्छी तरह घुसा होता है एक चीज़ के अंदर, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, देन वो फ्रस्ट्रेशन अंदर से आना शुरू हो जाता है कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब करना चाहता हूँ लेकिन आई कैन नॉट डिलीवर. सो आई थॉट कि इट इज़ बेटर कि मैं बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि दोनों का फ़ायदा है. ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक रहेगा, मतलब मैं अननेसेसरी मैं बोझ ही बन रहा हूँ उसके ऊपर, और मैं भी खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ राइट. कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. सो आई फाउंड कि ये चुपचाप अच्छा है कि निकल जाओ. आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मेंटल स्ट्रगल. आप खुद से लड़ रहे होते हो उस समस्या से कि यार मैंने 21 साल every day I'm doing something. I'm posted in a place where I have that adrenaline, right? And I've heard from a lot of retired army officers कि यार the reason I took voluntary retirement is because मैं वॉर जोन में जब तक था तब तक वो मुझे अच्छा लग रहा था, बट जब वो मुझे कुर्सी की नौकरी मिलने लगी ना, तो आई बैक्ड ऑफ. आई थॉट कि नहीं, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ नॉट फॉर मी, एंड आई टुक रिटायरमेंट. बट कुछ लोगों को रिटायरमेंट लेने के बाद ये फील होता है कि यार क्यों ही रिटायरमेंट ले ली. क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है? नहीं, मेरे को कभी फील नहीं हुआ कि मैंने क्यों रिटायरमेंट ले लिया. येस, आई मिस दोज डेज डेफिनेटली, बिकॉज दैट वाज अ वेरी लवली टाइम आई हैड जब मैं यूनिफॉर्म में था. बट आई नेवर रिग्रेटेड कि मैंने क्यों छोड़ दी. ऐसे कभी भी मेरे को फीलिंग नहीं आया कि वो ही अच्छा था, बिकॉज मेरा सीधा मानना है जिसके अंदर जहाँ पे भी हो आप ना, यूटिलाइज द बेस्ट टाइम इन दैट सिचुएशन. वो अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम देखा मैंने. आई लव्ड माई ट्रेनिंग टाइम्स, NDA, IMA, उसके बाद 21 years ऑफ सर्विस, एवरी प्लेस आई हैव गॉट पोस्टेड, बहुत अच्छा टाइम निकला. I miss those days, definitely I miss those days, but I don't regret. दैट्स अ गुड थिंग. आई थिंक दैट रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी डिसीजन के लिए. बट फौजी, इंजीनियर, तो अगर हम क्रोनोलॉजी को समझें तो बाहर निकलने के बाद भी व्हाट आई हैव सीन इज मोस्ट ऑफ द पीपल गो इनटू सिक्योरिटी, डिफेंस रिलेटेड जॉब्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंजीनियर्स in the army, they come out and they start serving with the aviation industry. ये इतना बड़ा ट्विस्ट, इतना बड़ा टर्न, ये तो कम्प्लीटली एक करियर में ही फ्लिप हो गया. एक्टिंग, मॉडलिंग, हाउ डिड दैट हैपन? मैंने भी यही सोचा था बाहर आके. मैं बिकॉज जब मैं आर्मी में था तो एविएशन में लोग मेरे को जानते थे आर्मी एविएशन में, बिकॉज टेक्निकली आई वाज साउंड इन इट एंड आई वाज गुड एट माई जॉब. आई टेक प्राइड इन दैट कि आई वाज वेरी गुड इन माई जॉब, एंड पीपल न्यू मी के मैं अच्छा हूँ अपने जॉब में. आई स्टिल रिमेंबर कि काफ़ी जगह से मेरे को पायलट्स के भी फ़ोन आते थे कि ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ पे, ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ये बताओ कैसे होगा, ये क्या होगा. सो आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि मैं मतलब अच्छा काम किया मैंने फ़ौज में. एंड उसके बाद उसी के वजह से मेरे को यहाँ पे भी मैं आई स्टेड इन दिल्ली ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई वर्क, कि यहाँ पे मेरे को पोस्ट किया गया कि यहाँ से यू कैन लुक आफ्टर ऑल द यूनिट्स ऑफ आर्मी एविएशन. मेरे को भी वही था कि बाहर जाके मैं, तब ये बोइंग आ रहे थे इंडिया में कि बोइंग आ जाएगा 2016, 15 के आसपास शुरू हो गया था. तो उस टाइम पे बोला था कि यार बोइंग में भी चाहिए होंगे टेक्निकल हेड वगैरह. ये तो काफ़ी लोग थे जानने वाले कि यार तेरा तो बहुत अच्छा ऑप्शन है. एंड पीपल थॉट ऑल्सो कि मैं वही बोइंग में ही ज्वाइन कर लूँगा. एंड
बट उससे पहले मैंने 6 महीने मैंने एक MBA का कैप्सूल कोर्स किया था, जो में रीसेटलमेंट कोर्स होता है हमारा What आर्मी वाला। exactly is a resettlement course? Because I think I've heard this term for the first time. रीसेटलमेंट कोर्स आर्मी वालों को दिया जाता है कि जब Okay. आप निकलने वाले हो आर्मी से, सो देयर आर सर्टेन कोर्सेज वेयर इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई, एंड लाइक जैसे MBA के कोर्सेज हैं, छोटे छोटे Okay. कोर्सेज हैं MBA के, 6 मंथ्स के कैप्सूल कोर्सेज होते हैं। Right. उसके अंदर आपको वो जार्गन्स एंड व्हाट ऑल इज़ यूज्ड आउटसाइड, बिकॉज इन आप देखोगे आर्मी में वी आर एज इट इज़ मैनेजर्स, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करते हैं, इक्विपमेंट मैनेज करते हैं, एवरी काइंड ऑफ थिंग वी मैनेज। तो ह्यूमन रिसोर्स तो वैसे ही आपका स्ट्रांग होता है, मैनेजमेंट आपकी स्ट्रांग होती है, Right. बट आउटसाइड वर्ल्ड में थोड़ा सा डिफरेंट जार्गन्स एंड हाउ डू दे डील विद सिविल पीपल, वो सब सीखना बहुत ज़रूरी है। बाहर कहीं भी नौकरी करते हो आप, तो उस ग्रिड में आना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ अ टाइम वेयर यू कम टू नो कि बाहर कैसे होता है, डीलिंग होती है, क्या जार्गन्स होते हैं, क्या क्या थ्योरीज चलती हैं बाहर, बिकॉज थ्योरीज भी बहुत होती हैं MBA में, ये थ्योरी वो थ्योरी, लेकिन हमें फौज में थ्योरी नहीं पता होती, लेकिन हम काम वैसे ही कर रहे होते हैं, नाम नहीं पता होता ये सब। तो वो कोर्स इसलिए होता है, काफ़ी लोग ऑप्ट करते हैं उसके लिए। इट इज़ ओपन कि अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इट इज़ सो मैंने वो ऑप्ट किया कि कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर जाके अगर नौकरी करूँगा बोइंग वगैरह में तो थोड़ा जनरल आइडिया होगा। बिल्कुल। तो लेकिन उसके अंदर जाके 2-3 प्रोफेसर्स थे हमारे, एक प्रोफेसर स्पेशली एक था फाइनेंस पढ़ाता था वो, क्या नाम था उनका? नाम आई डोंट रिमेंबर, बहुत पहले के हो गया। ही वॉज प्रोफेसर इन सम बिग कॉलेज एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही टुक अ जॉब इन MIT। ओके। एंड मैं क्लासेस बहुत कम जाता था, वहाँ पे भी बंक मारते रहता, ठीक है यार जो ज़रूरत है वही गए, नहीं तो उसकी क्लास अटेंड कर लेता था, बिकॉज उसका इंटरेस्टिंग क्लास होती थी। राइट। तो वो बताते रहता था कि ही यूज्ड टू टेल के इतना पैसा मेरे को रिटायरमेंट में मिला, मैंने घर खरीद लिया, अब मेरे को उस घर का रेंट मिलता है 17,000, इतने करोड़ का घर आया, अगर मैं उसको इसमें डाला होता तो ये हो जाता, वो हो जाता, ये हो जाता। इकोनॉमिक्स बेसिकली, जो हमें समझ नहीं आती थी फौज में तो थोड़ा बहुत समझ आना लगा कि अरे यार ये तो सही है। फिर वहाँ बात चला कि ऐसी बात होती रहती है यार कि फ़ौज से नौकरी तो बाहर कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो फ़ौज से अच्छी हो, तो बेस्ट है कि फिर मैं अगर ऐसी बात है तो मैं फ़ौज छोड़ूं क्यों। अगर नौकरी बाहर तो वही है, सारा दिन आप लगे रहोगे एंड नो फिजिकल एक्टिविटी है, नो फिजिकल एक्टिविटी, राइट। वहाँ से मेरा माइंड स्विच वो एकदम चेंज हुआ कि फिर मेरा यार नहीं, नौकरी नहीं करूँगा, वहीं पे रहते रहते 3 महीने के बाद मैं बिल्कुल एंटी नौकरी हो गया कि नौकरी करनी नहीं अब। मतलब क्या सोच के कोर्स ऑप्ट किया था? हाँ। और कहाँ इंसान का दिमाग एकदम से चेंज हो जाता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू थिंग्स, जो आपने आई थिंक 20-21 साल में वो कॉन्सेप्ट्स कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। एंड व्हेन यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट यू फील डूड सॉरी आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो फिर मैंने सोचा यार, उससे पहले मैं आई गॉट इनटू बाइकिंग व्हेन आई वाज इन आर्मी। फिर मैंने यार बाइकिंग से ही करते हैं कुछ, मतलब बाइक टूरिंग कंपनी खोल लूँगा, यही अच्छा है, आराम से घूमो फिरो, लोगों को घुमाओ, थोड़े बहुत पैसे कमा लो, हो गया काम, ठीक है। वहीं से चोर हो गया, मतलब फिर मैंने यार मतलब सडनली एकदम ऐसे होता है ना कि एकदम एक दिन मतलब ऐसे माचिस जली और एनलाइटनमेंट, हाँ वो तिल्ली गलती से दिए पे गिरी और अपने आप दिया जल गया। वो वाली बात हुई है, सडन मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट की ठक। एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट बहुत हुए हैं, मतलब बहुत ही ऐसी सारी लाइफ चेंज होती रही है। मेरे दिमाग में भी एक बात चल रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने यू सेड दैट देयर आर सर्टेन जार्गन्स व्हिच आर completely different from what is in the armed forces and what is in the civilian life. कुछ ऐसे टर्म्स बताओ जो हमें नहीं पता होंगे कि फौज में, सिविलियन में ये बहुत डिफरेंटली यूज़ करे जाते हैं। मैनेजमेंट वगैरह के लिए या नॉर्मल बोल रहे हो? नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। अब नॉर्मल तो अब बडी, अब जैसे बडी बाहर का दोस्त हो जाता है, वहाँ पे एक साथ में हमारे बडी होता है जो वो हमेशा साथ में रहता है मेरे। ओके। बडी सिस्टम जैसे होता है ना यहाँ पे तो दोस्तों को बडी बोलते हैं, वहाँ पे हम बडी सिस्टम में काम करते हैं। जैसे मेरे साथ एक बंदा रहेगा ओह, और हर एक का एक बडी होगा। अगर
कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है वो बडी उसको सॉल्व करेगा. Is it like a supporting hand? इट इज़ सपोर्टिंग हैंड. Wow. तो ये अलग हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है. फिर वहाँ पे हमारा इट इज़ टोटली एज अ वी स्टे एज अ फैमिली. यूनिट में जब जाते हो आप Hmm. तो जो कमांडिंग ऑफिसर होता है ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. Okay. उसकी वाइफ है, बाकी लोग फैमिली है, बाकी ऑफिसर्स हैं उनकी ये वाइफ्स हैं, बाकी जवान हैं हमारे जेसीओज हैं उनकी जी. फैमिलीज़ हैं, वाइफ्स हैं, बच्चे हैं. तो इनके लिए भी अलग से प्रोग्राम होते हैं. वो जो लेडी होती है वो आके मिलेगी उनसे, उनके प्रॉब्लम्स पता करेगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है. वो एक दूसरा तरीका है कि फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करने का. It is like a community living. कम्युनिटी लिविंग. सो लाइक जैसे मेरे को डर लगता है कि मैं सीईओ को डायरेक्टली क्या बोलूँ कि मेरे वहाँ पे क्वार्टरों में ये प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे हम रह रहे हैं, कोई देखता नहीं है वहाँ पे, ये प्रॉब्लम है, डर लगेगा पहुँचने में. तो एक और चैनल खुला हुआ है, वो वाइफ्स के थ्रू भी पता हो जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सॉल्व करनी चाहिए, ये इस तरह से. बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट हैप्पी लिविंग. अगर आपके लोग जो साथ में हैं वो दे आर हैप्पी एंड खुश रहेंगे ना, तो काम बहुत अच्छा होता है. विच इज़ आउटसाइड ऑल्सो, बाहर भी होता है, लेकिन बाहर हम थोड़ा डिफरेंट उस पर हो जाते हैं. जब ऑफिस का है तो ऑफिस ही है, बाकी वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट पर्सनल लाइफ. बाहर एक बार ऑफिस ख़त्म, आई एम नॉट कंसर्न कि वो मेरा जो दूसरा बंदा है वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. दैट इज़ नॉट देयर. And that is a big thing in army, because when everybody is on borders and all, सब गए हैं तो पीछे तो families ने इकट्ठे रह के ही survive करना है. एक दूसरे का साथ देना. I think living together is something जो community को build करता है. वो जो हम बाहर हल्के हल्के lose out करे जा रहे हैं ना, वो still it is there. ये modeling कैसे start हुई? Like you know, you said आर्मी से बाहर आए, फिर आपने बाइकिंग का कुछ स्टार्ट किया, बट हाउ डिड दिस मॉडलिंग करियर हैपन? माचिस एक और दिया साइड में पड़ा था. ये मैंने स्टार्ट नहीं किया था बाइकिंग का. आई वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट एंड जब मैं रिटायर हुआ था, आई हंग माई यूनिफॉर्म ऑन 20th of May 2016, 20th of May. उस दिन 21st of May से मैंने दाढ़ी शेव करना छोड़ दिया. उससे पहले मैं क्लीन शेवन ओके. आई वॉज क्लीन शेवन. मैं और हेयर कलर वगैरह भी करता था फौज में तब. ब्लैक. तो मैंने बोला यार बहुत हो गया साला, हर रोज सुबह उठो, शेव करो, ये करो, वो करो, लफड़ा ही ख़त्म करो, दाढ़ी उगाओ, ये भी कुछ नहीं करना. 21st May से छोड़ दिया मैंने ऐसी. ओके. तो आई टुक अ ब्रेक फॉर 2 months के आराम से करता हूँ, 2 महीने शांति. उसके बाद आई वॉज इन हैदराबाद दैट टाइम. ओके. तो मैं वहाँ से वापस आऊँगा दिल्ली एंड फिर काम शुरू करूँगा अपना बाइकिंग का. इन द मीन टाइम आई वॉज जस्ट नेट पे देखते रहता था, रूट्स चेक करते रहता था, और उस रास्ते में कौन कौन से रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स कौन कौन से होंगे, वो सब रेकी करके अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया था मैंने कि ये रूट्स होंगे, इतना डिस्टेंस होगा, इतने दिनों में पूरा होगा. प्लानिंग शुरू कर दी थी. तो आफ्टर 2 months I booked a flight back to Delhi. Okay. I was sitting at the Hyderabad airport. शाम का टाइम था, फ्लाइट थी मेरी. तो फ्लाइट के वो जो गेट के पास बैठने की जगह होती है, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था मेरे से 2 सीट आगे साइड में. एंड मैंने 3 सीटें छोड़ के. इट्स अ बिग एयरपोर्ट. हैदराबाद एयरपोर्ट इज बिग. अभी आई वाज इन हैदराबाद. अच्छा. 5 दिन पहले. तो गेट के पास बैठ के मैं बैठ गया वहाँ पे साइड में कि खाली सीट पड़ी है. तो ही वॉज वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप. तो मैंने ऐसे देखा उसको 1-2 बार. तो मैं दूर बैठा कि ये ना लगे कि प्राइवेसी काम कर रहा है तो ठीक नहीं लगता. एंड वो बार बार मेरे को ऐसे देखे जाए, ऐसे करके लैपटॉप पे कर रहा है और बार बार देख के मेरे को समझ नहीं आया. मैंने 2 सीटें उठ के और 2 सीटें और उधर चले गया. क्या आई थॉट कि यार उसको लग रहा हो कि सही बात है, प्राइवेसी चाहिए उसको, हो सकता है. और थोड़ी देर के बाद लैपटॉप बंद करके मेरे पास आ गया. वो बोलता है यार ये लुक आपका बहुत अच्छा है, वेरी नाइस लुक. मैं थैंक यू. बोला वुड यू लाइक टू वर्क इन स्मॉल मूवी. वाह. मैं तो सोचा भी नहीं था. मैं ठीक है कर लेंगे. बोला अच्छा वो मेरा स्टोरी वोरी कुछ तो होगा. बोला आप अपना मेल आईडी दे दो. मेल आईडी दे दिया. बोला आप कहाँ जा रहे हो. बोले आई एम गोइंग टू बैंगलोर. मैं ठीक है. मैं आ गया, काम ख़त्म. अगले दिन सुबह उठा तो वो मेल आ रखी थी, उसके अंदर उसने स्क्रिप्ट भेजी हुई थी मूवी की. तो मैंने पढ़ी तो कुछ हुआ नहीं उसका, इवेंचुअली इट डिड नॉट हैपन. बट यहाँ मैंने 1-2 दोस्तों को बताया दिल्ली में.
तो बोलते यार तेरा लुक तो बहुत अच्छा है आ रहा है, और तब ट्रेंड शुरू हो रहा था ये 2016 में, यस मॉडलिंग कर ले। मैं ठीक है मॉडलिंग कर लेते हैं ऐसे ही बैठे बैठे। और उसके लिए फोटोग्राफर ढूंढा कि पोर्टफोलियो चाहिए होगा। फोटोग्राफर से बात की तो बोला ठीक है कर दूंगा मैं, इतने इतने पैसे लगेंगे आपका पोर्टफोलियो। ओके, तो मतलब एक और दिया पड़ा था हाँ उसको भी। तो उस तरह पोर्टफोलियो खिंचवा लिया। पोर्टफोलियो हो गया तो दैट फोटोग्राफर टोल्ड मी कि जब आपसे मैं मिला था ना सर, फ्रैंकली टेलिंग यू, आई थॉट कि ये मेरे को इजी मनी है, आपको पोर्टफोलियो बनाना है। मेरे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस उम्र में पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, ठीक है, बट व्हेन आई स्टार्टेड क्लिकिंग योर पिक्चर्स आई गॉट मोर इंटरेस्टेड इन योर पिक्चर्स बिकॉज इट वाज कमिंग वेरी गुड। एंड पोर्टफोलियो बोल रहा था 3-4 घंटे में हो जाएगा, उसने पूरा दिन लगा दिया पोर्टफोलियो बनाने में। एंड ही बॉट काफ़ी सारे उसके पास ड्रेसेस थे, वो लगा के सर ऐसे ले लेते हैं ऐसे। तो उसने मेरे को उसके बाद बताया वहीं बैठ के कि मैंने सोचा था ये कि मेरे को पैसा मिल जाएगा फटाफट, बट आपकी पिक्चर्स देख के इतना अच्छा लग रहा है मेरे को कि मैं और करना चाह रहा हूँ। एंड देन आफ्टर 2 days ऑफ माई पोर्टफोलियो ही वॉज शूटिंग फॉर समबडी एंड ही गिव मी अ कॉल के सर यहाँ पे शूट कर रहा हूँ मैं इनका, एंड आई वॉज जस्ट शोइंग योर पिक्चर्स टू देम एंड बट दे वॉन्ट यू टू कम एंड शूट फॉर देम। वाओ। मैं बोला यार आ जाऊँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला सर पैसे नहीं मिलेंगे, ये इनके ऑलरेडी मॉडल्स हैं, ये तो सिर्फ पिक्चर देख रहे थे, आपकी पिक्चर्स इतनी पसंद आई हैं तो बोल रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप आ सकते हो। मैं ठीक है आ जाता हूँ, मेरे को क्या, मेरे को तो इस टाइम पे देखना है होता कैसे है शूट। राइट। दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट। ऐसे शुरू हुआ मेरा मॉडलिंग। मेरा कोई वो नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एंड सडनली मतलब ये बोला वो बोला, वहाँ गया वही, चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं करके चक्कर में घुस गया। कभी ऐसा थॉट आया है कि यार नितिन कर्नल साहब अपने आप में ही कि यार ये क्यों कर रहा है? तो कभी आया नहीं यार ऐसा, कभी कभी भी नहीं आया मेरे को कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं और क्या कर रहा हूँ। Is it giving you the same adrenaline rush that you used to get back in the days? Yes, it gives me a different kind of high, and especially when I do ramp walks तो वो different ही high होता है। यार मॉडलिंग इजी नहीं है. You have to prepare yourself, you know, you have to look the same, you have to maintain yourself. What is the process? How do you, you know, keep yourself maintained at an age where people say कि यार इस उम्र में तो मॉडल्स के करियर डिक्लाइन पे होते हैं, एंड at the age of 44 you started your career. When I left army, I was about 90 kgs. God, okay. क्योंकि चोट लगी थी और मना था ये एक्सरसाइज करना, ये सब करना, वो करना। तो अब बाहर निकला और ये दाढ़ी रखी तो थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आने लगे। अब क्या करूं? तब फिर मैंने को लगा यार अभी जब अगर करना ही है तो फिर पूरा अच्छी तरह ही करो। Right. देन आई पुल्ड अप माई सॉक्स। उसके बाद फिर मैंने अपना शुरू किया, अपने पूरा वर्कआउट शुरू किया, अपना खाने का शेड्यूल चेंज किया, सब कुछ करके Nice. आई वर्कड हार्ड। आई फॉर 3 months मतलब आई जस्ट वर्कड एवरी डे। मॉर्निंग में 1.5-2 घंटा और शाम को 1 घंटा सिर्फ कार्डियो करके मैंने अपना फैट लॉस किया। उसके बाद हल्के हल्के वेट ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, वेट्स ज़्यादा मैं उठा नहीं सकता। हल्के हल्के वेट्स कर करके मतलब अपने बॉडी को इस तरह ट्यून किया कि आई केम डाउन टू दिस लेवल नाउ। Was your family supportive in the process? यस, थोड़ा होता है ना, फौजी फैमिली, आर्मी बैकग्राउंड। हाँ, फादर से शुरू में थॉट्स की यार क्या कर रहा है ये, तो व्हाट इज दिस? फादर इज़ अ हार्डकोर फौजी। शुरू में वही हुआ था। मेरे को काफ़ी जगह पे वो भी हुआ था, लोगों ने बोला था कि हाउ कम योर फादर इज टेलिंग, बिकॉज शुरू में इंटरव्यू हुआ था कोई, तो उसमें मैंने बताया था ये। तो उसमें नीचे किसी ने कमेंट डाला कि एट दिस एज ऑल्सो योर फादर इज टेलिंग के ये। तो आई रोट टू हिम कि इट इज़ नॉट अबाउट एज, इट इज़ अबाउट आर एथिक्स एंड अबाउट कल्चर। हमारे पेरेंट्स अभी भी कंसर्न होते हैं कि जब बच्चा इतना सब कुछ करके भी आ चुका है, स्टिल ही इज कंसर्न कि यार ये क्या है। तो ही वाज, जब मैं पोर्टफोलियो के लिए जा रहा था दैट टाइम ही वाज अ बिट हेजिटेंट कि बोले यार कहाँ जा रहा है यार, क्या कर रहा है तो मैंने एक चांस दे दो, उसके बाद देखेंगे। You worked in a lot of Tamil Telugu movies like Akhanda and Adanga Maru. बॉलीवुड में कब विचार बना रहे हो आने का?
बॉलीवुड वालों से पूछो. कोई ऑफर्स आए हैं अभी तक या? आई वर्कड विद अक्षय कुमार. 2 गाने किए मैंने अक्षय कुमार के साथ. बी प्राक के गाने थे. फिलहाल जी, फिलहाल 1, फिलहाल 2 वो किए थे मैंने. एंड बॉलीवुड में शुरू में बॉलीवुड इस मतलब ट्राई इसलिए नहीं किया मैंने बिकॉज टफ है जब बॉलीवुड जाना. तो वहाँ पे एक्चुअली मैंने तेलुगु भी ट्राई नहीं किया था. ये भी मेरे को हाउ डिड दिस हैपन एग्जैक्टली? ये भी मेरे को आ गया था. तो जब आया एंड उसके बाद में फिर फुल टाइम अच्छी तरह फिर मिला. अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है देन यू शुड ग्रैब इट एंड देन फुल ऑन विद इट. ये भी आई स्टार्टेड मॉडलिंग इन 2016. जैसे 2016 में आई वाज डूइंग जनरली रैम्प वॉक्स एंड फोटोशूट्स. इसकी भी कहानी है एक. इसमें मेरे को एक कोई ऑडिशन था. तो मेरे को एक मेरी फ्रेंड थी. शी वाज इनटू प्रोडक्शन वगैरह देखती थी. तो उसने बोला कि एक जगह पे ऑडिशन हो रहा है. यू गो एंड टीवी कमर्शियल्स के लिए. तो यू गो एंड डू द ऑडिशन. तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ऑडिशन क्या होता है, कैसे होता है. मैं तो अपना शर्ट पैंट पहनी फौजी स्टाइल में और पहुंच गए वहाँ पे. और वहाँ देखा ऐसे ही जैसे आपका एक रूम है, ऐसे रूम है, एक कैमरा लगा हुआ है, उसके सामने लोग बार बार जाके वो ऑडिशन स्क्रिप्ट दे रहे हैं. वहाँ पे एक्टिंग करो. ओ आई स्टार्टेड शिटिंग ब्रेक्स देयर. मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं तो आज तक किया ही नहीं था ये कभी. तो ये कहाँ फंस गया मैं. दिस इज नॉट मी. अब मेरा नंबर आ ही गया. मैं यार आया तो वो वहाँ पे बैठा मैं कैमरा के साथ. उसने बोला ऐसे ऐसे ये सिचुएशन है. मैंने कर दिया. बोला करो. मैंने कर तो दिया मैंने. बोला सर आपने कर दिया. मैंने हाँ कर दिया. तो ठीक है आप जाओ. तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी यार क्या चाहिए क्या समझ नहीं ये क्या मैं हुआ? उसके बाद मैंने बोला यार ये मेरा वो नहीं है. मैं खुश हूँ रैम्प वॉक्स और फोटो शूट करके खुश हूँ. ये सब नहीं अभी नहीं. आई एम नॉट रेडी फॉर दिस. बट व्हाट वाज द फर्स्ट फिल्म दैट यू गॉट? हाउ डिड यू गेट दैट रोल? करा तो काम है ही, राइट? वो कैसे? इंस्टाग्राम में मेरी 3-4 पिक्चर फोटोज थी बहुत जो उनको पसंद आई थी. जो ये अखंडा वाला रोल मिला था. ये सडनली एक दिन कॉल आया मेरे को. दिस वाज ड्यूरिंग कोविड टाइम. कोविड में काम बिल्कुल ख़त्म था. समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है. जुलाई में मेरे को कॉल आया मुंबई से कि आपको कोई हैदराबाद में ढूंढ रहा है. ऐसे ही रैंडमली कॉल आया कोई मुंबई से. तो मुझे भी नहीं पता था कौन है क्या है. कोई सम कोऑर्डिनेटर और सम कास्टिंग एजेंसी. मैं बोला कौन बोल रहा है. बोले यार ये बोल रहा हूँ मैं. आपको कोई ढूंढ रहा है वहाँ पे. आपका नंबर था मेरे पास मैंने दे दिया है. आपको कॉल आएगा. तो उसके बाद ठीक है आ जाएगा. शांति. मुझे उसका कोई नंबर नहीं पता कुछ नहीं पता. 10-15 दिन के बाद कॉल आया मेरे को कि हम ऐसे बोल रहे हैं. एक वन गर्ल कॉल्ड मी अप कि सर यहाँ पे मूवी है एक उसके लिए आपकी बात चल रही है. सो आई एम कास्टिंग फॉर दैट एंड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम यहाँ. मैं ठीक है आ जाऊँगा. तो उसने बताया कि ये प्रोड्यूसर है, ये डायरेक्टर है, ये हीरो है. तो मैंने उसको सर्च किया थोड़ा कि मेरे को मालूम ही नहीं था कौन क्या है. उसके बाद सब गायब. कुछ पता नहीं. मैं उसको कॉल कर रहा हूँ. बोला सर पता नहीं मेरे को भी बुला नहीं रहे. देन ये हुआ अगस्त में. देन सडनली नवंबर में 16 नवंबर को मेरे को कॉल आया कि सर आपको 18 नवंबर को हैदराबाद आना है. ओके. तो बोला वो कर रहे हैं सब. बुकिंग हो जाएगी आपकी सब. आप आओगे मॉर्निंग में आओगे शाम को चलोगे. मीटिंग है आपकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से. ओके. तो ठीक है आ जाता हूँ. तो पहुँच के हम सीधा वहाँ पे. अब ये नहीं पता था मेरे को कि मतलब क्या रोल है क्या है. बस ये पता था कि कौन हीरो है कौन डायरेक्टर है. वो भी मैंने रिसर्च की पता तो लग जाए कौन क्या. वहाँ गए तो डायरेक्टर ने मिला. डायरेक्टर ने थोड़ा स्टोरी बताई. बोला करोगे आप. मैं यार करने का मतलब ना करने का कोई रीज़न ही नहीं है. मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को मिल रही है एंड यू आर गिविंग मी दैट मेन विलन रोल. देन आई आस्क्ड हिम कि सर आपने मेरे को कहाँ से मतलब आई हैव नेवर नॉट डन एनी मूवीज़. कहीं कुछ किया नहीं है मैंने. कहाँ से आपने मेरे को. बोला फिर उसने मेरे को 2 पिक्चर्स दिखाई मेरे को उसमें इंस्टाग्राम में कि ये जो हमने देखी ना आपको तब लगा कि जो हमारा कैरेक्टर है ना ये फिट होते हो आप इसके अंदर. तो बोला भाई एक्टिंग तो कोई चिंता नहीं करो. एक्टिंग तो मैं करवा दूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. मेरे उससे पहले मैंने मूवी शो कुछ भी नहीं की. बोला डोंट वरी अबाउट दैट. वो हो जाएगा सब. आप बस रेडी हो. तो उन्होंने मेरे को उसी टाइम ना एक ड्रेस थी वो पहनाई. वहाँ सब कुछ था वो पहना के मेरे को बिठाया सोफे पे. 1-2-3 लाइन दिए डायलॉग. बोला डायलॉग तेलुगु में थे. बोला ज़रूरत नहीं है कोई तेलुगु में बोलने की. आप सिर्फ हाँ कर देना और एक्सप्रेशन ये है. बताओ दिखाओ मेरे को करके. तो ही वाज सिटिंग ऐसे बैठा था मैं. तो मैंने ऐसे हुआ ये किया जो था. बोला डन हो गया. आप करोगे रोल. दैट क्विक लाइक. हाँ बस फटाफट 5 मिनट्स में हो गया. एज यू सेड कि लाइफ में दिए
ऐसे ऐसे जलते हैं. वही है, मौका कब मिलता है पता नहीं है ना, बट वही है कि मौका जब मिलता है उसको छोड़ना नहीं है. यू हैव You टू never जस्ट, know हाँ, ग्रैब कौन सा रास्ता कब खुल जाएगा. क्या क्या खुलेगा. तो यू हैव टू बी ओपन. कहाँ से क्या आ रहा है आने दो. जब आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी है, बस पकड़ लो. Wow. इस तरह वो रोल मिला. अभी तक कोई रिजेक्शंस फेस करी हैं आपने? रिजेक्शंस तो यार मतलब मानोगे नहीं, 1500 से ऊपर रिजेक्शंस होंगे मेरे. कितने? 1500 से, मोर देन 1500 to 2000. Oh God. And how do you यहाँ handle those rejections? इतने मैंने ऑडिशंस दिए थे यहाँ पे जब मैं दिल्ली में था. इतने ऑडिशंस दिए थे मैंने, 12-12 घंटे में लाइन में खड़े होकर ऑडिशंस दिए हैं. At 44. At age of 44 after retiring for I have stood there in line for 12 hours. and So I audition think दिए. you decided कि अब मुझे इस करियर की तरफ जाना है. एंड वही कहते हैं ना कि एक फौजी में से फौज कभी भी नहीं निकलती. नहीं निकलती. And I think that is the discipline, the dedication. When you are into something, you are into something, and no matter what, अब चूज कर लिया है तो उस हद तक जाएंगे जब तक. एक बार यार स्टार्ट हो गया ना, Hmm. तो फिनिश लाइन तक जब तक नहीं पहुंचते ना, चलते रहो, चलते रहो, भागो, दौड़ो, चलो, रेंगो, बस बढ़ते रहो आगे. बिकॉज वंस यू डिसाइडेड टू स्टार्ट, देन तो जब तक फिनिश लाइन नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है यार. बीच में छोड़ ही नहीं सकते. इट इज़ 100% और 0. 99.99 भी कुछ नहीं होता. 100. या तो है या नहीं है. बिल्कुल क्लियर कट है मेरा. अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है. तो इसलिए मैं बहुत लोगों से मेरा इस बात में बहस भी होती है. बोला सर ये देख लो, एडजस्ट कर लो. मेरा नहीं यार, ये एडजस्टमेंट वाला जो है ना वो ठीक नहीं है. अगर है तो है 100% हूँ, नहीं है तो बिल्कुल 0 है. और फिर वो मतलब नहीं है ना कि अगर आप 99.9% भी दे रहे हो तब भी आप, दैट मीन्स यू स्टिल हैव दैट 0.1% ऑफ डाउट इन योर माइंड. Right. दैट शुड नॉट बी देयर. You also worked with Amitabh Bachchan ji. How was it like? ओह, इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद हिम. उनके साथ मैंने 2 बार काम किया था. हाँ. I एंड think Tanishq और कल्याण ज्वेलर्स. नहीं, तनिष्क में मैंने किया था इनके साथ, दीपिका के साथ, दीपिका पादुकोण के साथ. Okay. कल्याण ज्वेलर्स में मैंने 2 बार शूट किया था उनके साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ. जी. एंड इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन. हम्म. एंड सबसे अच्छी बात मैंने काफ़ी बार बताया भी उनका कि एक बार मैं मिला था, उसके 1 महीने के बाद दोबारा मिला था उनसे. एंड ही रिकॉग्नाइज्ड मी. अरे आप अभी थोड़े दिन पहले ही तो काम किया था. मतलब इतने उस स्टेचर का आदमी भी अगर हाँ. आपको याद रखता है ना, Right. तो इट्स अ बिग थिंग. That's something you feel good about. Yes, because at his level he is working with so many people every day. And to remember वो person 1 महीने के बाद आप जिसके साथ काम कर रहे हो, और मैं तो बिल्कुल बिगनर हूँ. आप रोज हजारों लोगों से मिल रहे हो और उसके बाद आप एक इंसान को ऐसे करके ऐसे मिलते हैं. एंड देन ही केम एंड अरे, shook hands hi, with how me. you? हाँ, हाथ मिलाया आके कि अरे क्या हाल है. मैं फर्स्ट क्लास है, बढ़िया. कर्नल साहब, आप बहुत सारे लोगों के लिए ना इंस्पिरेशन हो आज की डेट में. आज के समय में बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, चाहते हैं कि वो भी अपने करियर में एक चेंज लेके आएँ, अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आएँ. एंड यू हैव बीन अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऑल्सो. पीपल वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म themselves at an age where they're losing hope. आप हेल्थ को, अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हो? इज़ इट लाइक यू फॉलो अ स्पेसिफिक डाइट, और इज़ इट लाइक कम्प्लीटली डिसिप्लिन कि भाई आई एम इन माई डिसिप्लिन एंड आई मेक श्योर दैट आई फॉलो अ रूटीन, और इज़ इट अ लाइफ स्टाइल? I think it has become a lifestyle now because I was not such ऐसे था नहीं मैं. पहले सब खा लेता था, सब कुछ चलता था. आर्मी के अंदर भी जब था तब भी आई यूज टू वर्क आउट, ओके. बट स्टिल आई वाज नॉट, ऐसा नहीं था कि डाइट को कंट्रोल कर रहा हूँ, कुछ के रिस्ट्रिक्शन कर रहा हूँ. बट व्हेन आई गॉट इनटू दिस फील्ड, तब देखा कि यार, और व्हेन आई गॉट इनटू दिस एक्सरसाइज रूटीन, तब देखा कि आई फाउंड माई सेल्फ मोर हेल्थियर बेसिकली. ज़्यादा अपने आप को लाइट फील होता था. ब्लोटिंग ख़त्म हो गई. आँखों के नीचे गड्ढे इतने बड़े बड़े हो जाते थे पहले, एक दिन ना सो. अभी काम होता है लेकिन बट स्टिल यू आर फ्रेश, ऐसा नहीं है.
रूटीन ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं करता हूँ मैं कि बिल्कुल कि जैसे ये नहीं खाना तो नहीं खाना. येस, सर्टन थिंग्स आई ट्राई टू अवॉइड क्या, आई अवॉइड लाइक मीठा मैं खाता ही नहीं. तो अभी 3-4 महीने हो गए मीठा बिल्कुल अवॉइड करता हूँ. बहुत रेयरली कभी कभार कुछ खा लिया, मीठा खा लिया, केक बनाया जबरदस्ती का, थोड़ा थोड़ा केक खा लिया. राइट. जबरदस्ती का हो जाता है कि यार बनाया है तो खा लेता हूँ यार, ठीक है. क्रेविंग होता है काफ़ी बार, सबको होती है. बहुत बार होता है क्रेविंग. देखने में अच्छा लगता है, आप एयरपोर्ट्स पे बैठे रहते हो काफ़ी टाइम, तो सामने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी रहती हैं तो यार चलो छोड़ो, नहीं खाना. अब शूट के बाद भी आप थक जाते हो, शाम को भी आके होता है कि यार डिनर कर लिया, वो इतनी अच्छा वो पड़ा हुआ है, डेजर्ट्स पड़े हुए हैं, नहीं छोड़ दो यार, रहने दो, कोई नहीं. तो डिसिप्लिन, एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड. यस. एंड सबसे ज़रूरी जो हेल्थ के लिए है, डिसिप्लिन ही है. आप अगर डिसिप्लिन लाइफ करते हो तो वो आपको हर चीज़ में डिसिप्लिन कर देगा. खाने में डिसिप्लिन कर देगा, आपके वर्किंग लाइफस्टाइल भी आपका डिसिप्लिन हो जाएगा. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंट, ये 4 चीज़ें अमेजिंग. हर एक फील्ड में होनी चाहिए. वाह. आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, और ये चीज़ आपको आपके रिलेशनशिप में, आपके वर्क में, आपका कोई भी काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, वट एवर यू आर इनटू पॉडकास्ट, यू आर यूट्यूबर और यू आर इन्फ्लुएंसर, यू आर वर्किंग इन 9 to 5 जॉब, यू आर कॉर्पोरेट, किसी में भी हो, ये 4 चीज़ रखो, कोशिश करो आप रखने की. यू विल ऑलवेज बी हैप्पी. I think to touch the sky, you must be healthy enough to fly, right? ट्रू, एब्सोल्युटली. And age is just a number. अगर तो आप- यार एज तो लोगों ने दे दी है एक्चुअली, कि वो बर्थडे जब होता है अच्छा पूछते हैं कि अच्छा क्या एज है, और हर जगह फॉर्म पे लिखते हो एज, क्योंकि Right. वो फॉर्म पे लिखा होता है. अदरवाइज तो क्या फ़र्क पड़ता है. सही बात है. नहीं, अगर एक इंसान अपने पोटेंशियल पे, अपने आप पे बिलीव करे, अपने अंदर विश्वास है अगर एक इंसान को कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट? हु कैन स्टॉप मी? कौन रोक सकता है मुझे? अगर ये समझ लेना इंसान, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी ऊंचाइयां छू सकते हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. नोबडी कैन स्टॉप यू. एंड द प्रॉब्लम विद पीपल इज, क्या मुझे वो रोक लेगा, क्या मुझे वो, यार मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा. अरे क्यों सोच रहे हो यार? वाई द हेल आर यू थिंकिंग अबाउट अदर पीपल? ट्रू. इट्स योर लाइफ, इट्स यू. खत्म करो ना, करो जो करना है, आगे बढ़ो. बट वहीं कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग में आ जाता है, यार वो क्या बोलेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा. आई थिंक दैट इज द मेंटालिटी वेयर पीपल. हम Lose सोसाइटी hope. से बहुत ड्रिवन है ना, कि आसपास लोग का इन्फ्लुएंस हमारे पास ज़्यादा रहता है रादर देन हमारा अपना. एंड रोक सिर्फ एक ही आदमी सकता है आपको, यू योरसेल्फ, ट्रू. नोबडी एल्स. एक बार शीशे में तो देख के देखो खुद में यार, खुद से बात करके तो देखो एक बार. आपके पास, हर एक के पास इतना पोटेंशियल है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट. ट्रू. वी ऑल आर, मेरा एक और मानना है कि वी ऑल आर डायमंड्स, बट वी आर इन द कीचड़ में पड़े हुए हैं. True. वो सिर्फ हमने अपने आप को ऊपर से वो मिट्टी निकालनी है. एवरीबडी शाइन्स लाइक अ डायमंड, बट वो जस्ट अ मैटर ऑफ क्लीनिंग दैट. ऊपर से वो डस्ट निकाल दोगे, यू विल रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल. मैंने पढ़ा था कहीं पे, ये खुद से खुद की लड़ाई है, खुद से खुद की जंग है. ये खुद से खुद की लड़ाई है, खुद से खुद की जंग है. तुम्हें खुद से जीतना है. जिस दिन तुम खुद से जीत गए ना, उस दिन तुमने पूरी दुनिया जीत ली. मैं इसलिए सब बच्चों को भी बोलता हूँ कि जब ये, जैसे आजकल जो जनरेशन है, स्कूल कॉलेज वाले, ये बाहर से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं ना. हाँ, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है. तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप ना एवरी वीक गो टू अ रेस्टोरेंट अलोन, गो सिट डाउन देयर, हैव अ ड्रिंक, खाना ऑर्डर करो, 1 घंटा बैठो अकेले. अगर ये आप कर लोगे ना 2-3 बार, यू आर सॉर्टेड फॉर. वाह. बिकॉज फिर आपको चिंता नहीं होगी ना कि साथ में फ्रेंड्स चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सही सपोर्ट हो जाता है ना, कोई साथ में जा रहा है तो अब आप कुछ भी पंगा कर सकते हो, कुछ भी मस्ती कर सकते हो, वहाँ जाके हल्ला मचा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि हमारा ग्रुप चल रहा है साथ में. Yes. यू गो अलोन,
देन यू विल फाइंड योरसेल्फ. अपने आप को आप जल्दी पहचान लोगे. एंड यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट आसपास की दुनिया. आपको पता है कि मैं वहाँ आराम से यू विल बी एट पीस. ट्रू. यार नए प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं वो तो बताओ. मतलब आई नो यू हैव बीन इन्वॉल्वड इन यू आर इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. क्या आ रहा है नया, क्या क्या देखने को अभी मिलेगा? चल रहा है, तगड़ा देखने को मिलेगा. इट्स अ पैन इंडिया मूवी. ओके. उसी का शूट चल रहा है. वही मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट See, ईयर. I know that you're working with Bobby Deol. हाँ. I don't know like deeper insights. ठीक है, गूगल पे बहुत कुछ है, तो हमने भी थोड़ी रिसर्च करी. And you're working with Bobby Deol. Is it something like Animal? It is not something like Animal, but yes, it is a pan India movie. It's a Okay. Telugu movie. And but they are planning to release pan India, and Okay. it is good. It is मतलब ज़बरदस्त होगा, मज़ा आएगा देखने में. बहुत बड़ा फटने वाला है. बहुत अच्छा लगे, बहुत बढ़िया है. बहुत मजा आने वाला है. अच्छा एक्शन होगा, अच्छे विजुअल्स मिलेंगे आपको देखने में, और मज़ा आएगा. क्योंकि मैं स्टंट्स खुद करता हूँ, सारे एक्शन खुद करता हूँ. तो मैं अभी बहुत स्टंट्स करके आ रहा हूँ. अभी कुछ और है तैयारी, फिर करेंगे अभी जाके. तो अभी पिछले 6 दिन में बहुत स्टंट्स किए हैं. तो बहुत कूदा हूँ, बहुत अप डाउन वो समरसॉल्ट्स मारे हैं, बहुत कुछ ये है. When is it coming? प्लानिंग तो है नेक्स्ट ईयर जनवरी, पता नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि अभी तक शूट ख़त्म नहीं हो रहा. बिकॉज लॉट ऑफ इस टाइम पे बारिशें बहुत हुई हैं जी, बहुत ज़्यादा. बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. सो थोड़ा सा डिले हो रहा है शूट्स का चक्कर में. चलो एक इतना सा बता दो कि इज इट अ मूवी दैट हैज़ अ रूरल सेटअप और एन अर्बन सेटअप? नहीं, वो भी नहीं बताऊंगा, वो भी नहीं बताऊंगा. हम कोशिश कर लेते हैं थोड़ी बहुत इधर उधर से कुछ बात पता चले. बट इट्स फाइन as long as we know that you are shooting with Bobby Deol, right? And it is gonna be a big movie, a big film, and hopefully it will be coming in the next year. So before we end the podcast, I want to know one life lesson that you want to give to everyone out there who thinks he's a misfit, who is watching the Misfit Humans channel right now. आई लाइक, सबसे पहले इसी से मैं करूँगा कि ये बहुत अच्छा है आपका जो चैनल नेम है ना, मिसफिट. एंड यू आस्क फॉर हु इज़ अ मिसफिट. आई थिंक आई एम ऑल्सो अ मिसफिट. Yes. बिकॉज एनीबडी हु इज़ अ मिसफिट कैन ओनली गो अप. बिकॉज हम लोग अगर फिट सोसाइटी में फिट हो जाएंगे ना, तो हम भी वही का वही करते रहेंगे जो मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट. सो आई वुड से टू एनीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस चैनल, इफ़ यू आर अ मिसफिट, it is very good. And if you are not a misfit, try to misfit yourself, because you are not here to fit in somebody else's life. True. You have to fit in yourself, your life. So for that, अगर अपने लाइफ में आपको फिट होना है ना, तो बाकी से मिसफिट होना ज़रूरी है. One life lesson I would say is, if you think it's right, just go for it. Just go for it. Wow. Once you have started, don't hold yourself anywhere. आपने देख लिया है कि फिनिश लाइन उतने दूर है, बट चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो. आज नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर. टाइम आपके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता कि कब मिलेगा, बट जिस दिन आपने छोड़ा है उस दिन सोच लो कि नहीं, कभी नहीं मिलेगा. सो कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, वट एवर द स्पीड में भी. बट फाइनली आप वही है ना, एक बार चालू हुए और चलते रहोगे तो पहुँचोगे ज़रूर. Consistency is the key. And I think if you're consistent, you'll stay motivated. यस. And if you're motivated, nobody can stop you. मोटिवेशन का तो एक ये है कि मोटिवेशन, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि हम दूसरे से मोटिवेट होते हैं, पर मैं कभी भी दूसरे से मोटिवेट नहीं होता हूँ. एक्चुअली आई विल से मोटिवेशन से निकल गया. सॉरी, आई एम होल्डिंग यू फॉर दिस. No issues. अरे बिकॉज मोटिवेशन जो है ना, yes, इट हैज़ टू बी सेल्फ ड्रिवन. it has to be. किसी और से नहीं आता. आप दूसरे देख लो, जितने भी आप जब मोटिवेशन लेक्चर्स होते हैं और इतने सारे लोग Right. यूट्यूब में आते हैं और हम लोग इतने टॉक्स देखते हैं, जब तक आप खुद नहीं मोटिवेटेड हो ना, तो आप ये कप उठा के भी वहाँ नहीं रखोगे. तो इट हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट उसका मोटिवेशन का भी जो फाइनल तोड़ है मेरे हिसाब से, डिसिप्लिन. I agree. डिसिप्लिन, Consistency, discipline will always lead you to it will always make you a person who's highly motivated. And आप चीज़ें करते हो यार, करते हो. होता है. बहुत सही बोले, करते हो, आप करोगे. अगर आप डिसिप्लिन हो तो करोगे.
Thank you so much, Colonel Saab, for coming, Thank you, Dhruv. For- Thank you so much. making this podcast so insightful. आज मुझे लगता है कि हमने 2 अलग अलग साइड्स कवर करी हैं. एक वो जिसको लोग जानते हैं फिर भी नहीं जानते, और एक साइड वो जिसको आप आज जी रहे हो, एंड यू आर मेकिंग श्योर दैट यू अचीव व्हाट यू हैव इन योर हेड समवेयर. तो वो हम लोग देखेंगे आगे समय में. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. Thank you, Dhruv, for calling me. I had a lovely time here. Thank you so much.